यह आदमी सबसे टैलेंटेड डंजन एक्सप्लोरर था और उसे किंगडम के प्रिंस ने हायर किया था। वे वहां इसलिए थे क्योंकि इस डंजन में एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट था। ये जगह ट्रैप्स से भरी हुई थी और स्टेच अटेलिये को सभी ट्रैप्स पहचानने और डिसेबल करने आते थे। सालों का एक्सपीरियंस उसे सबसे बेस्ट बना चुका था। वह जगह को पढ़ता है, आगे बढ़ता है और अनजान लोगों को सीलिंग पर लगे ट्रैप्स के बारे में बताता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि चलते समय उसने ट्रैप मैकेनिज्म्स की आवाज सुनी जो शायद वॉल से ट्रिगर होते हैं। एटेलिये मैकेनिज्म्स बनाकर सभी ट्रैप्स डिसेबल करता है। वे डंजन के हार्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन इस एरिया से गुजरने के लिए लोकल बॉस को हराना होगा। डंजन बॉस को कैसे हराए? उसने गार्डियन का अटेंशन खींचने के लिए एक पत्थर फेंका। अब यह सोल्जर्स का काम था। स्टेच को सिर्फ गाइड करने के लिए हायर किया गया था। वे पैनिक में दौड़ते हैं। मॉन्स्टर सोल्जर्स पर फायर का जेट छोड़ता है, लेकिन आर्मर और शील्ड्स की मैजिकल प्रोटेक्शन की वजह से वह बेअसर रहता है। कमांडर शील्ड वॉल फॉर्मेशन बनाने का आदेश देता है ताकि फायर अटैक से बचाव हो सके। वे अटैक सर्वाइव कर लेते हैं। फिर कमांडर एटेलियर से कुछ करने को कहता है। वह क्रॉसबो का इस्तेमाल करता है और क्रीचर के मुंह पर सीधा वार करता है। बॉस का ध्यान खींचने की वजह से वह लगभग कुचला जाता है। एक सोल्जर ने अपने शील्ड पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था। प्रोटैगनिस्ट तेजी से डॉज करता है, लेकिन डंजन बॉस उसे कॉर्नर कर देता है। वह मरने वाला था, लेकिन उससे पहले सोल्जर्स शील्ड वॉल मैन्यूवर करके उसे बचा लेते हैं। मॉन्स्टर के डिस्ट्रैक्ट होने पर कमांडर पीछे से हमला करता है और बॉस के चेहरे पर वार करता है। क्रीचर गिर जाता है और अब नाइट की बारी होती है। वह जंप करता है और जमीन पर पड़े क्रीचर को खत्म कर देता है। उन्होंने एंशिएंट डंजन के फाइनल बॉस को हरा दिया। अब सोल्जर्स के रिवॉर्ड का समय है। इस बैटल ने वेटरन एक्सप्लोरर को टीम से प्रभावित किया। काम से संतुष्ट होकर सभी उस रूम की ओर बढ़ते हैं जहां प्राइज है। उन्हें गोल्ड या ज्वेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि डंजन के डीपेस्ट पार्ट में मौजूद आर्टिफैक्ट में है। वहां डंजन आर्टिफैक्ट रखा है। सभी उस आइटम की चमक से मोहित हो जाते हैं। अचानक नाइट स्टेच एटेलियर से पूछता है कि क्या वह आइटम को छूना चाहता है। स्टेच एटेलियर एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर है और जानता है कि डंजन आर्टिफैक्ट एक्सपीडिशन लीडर का होता है, लेकिन किसी कारण से नाइट उसे पहले छूने का मौका देता है। एक्साइटमेंट में स्टेच एटेलियर बिना डरे आगे बढ़ता है और डीमंस रिंग को छू लेता है, लेकिन प्रिंस की आंखों का भाव अच्छा नहीं था। एक शक्तिशाली एनर्जी निकली जिसने जमीन तोड़ दी और केव को रोशन कर दिया। ऐसा लगा जैसे स्टेच उस एनर्जी में पिघल रहा हो। यह घातक था। प्रोटोगोनिस्ट गिर पड़ा और उसका शरीर जल चुका था। प्रिंस जानता था कि ऐसे आर्टिफैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं और किसी को उसे डिस्चार्ज करना पड़ता है। स्टेच के साथ धोखा हुआ। बालस्टिक उसके हाथ पर पैर रखकर कंफर्म करता है कि आर्टिफैक्ट डीएक्टिवेट हो गया है। उन्होंने कुछ इनक्रेडिबल पाया, लेकिन कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। आर्टिफैक्ट चिल्लाने लगा और फिर स्टेच के शरीर से जुड़ गया। एक्सप्लोरर का शरीर रिजेनरेट होने लगा। बॉल्टॉक ने हमला किया, लेकिन उसकी सोर्ड स्टेच को छू नहीं पाई। एक सोल्जर ने एरो चलाया, वह भी बेअसर रहा। प्रिंस यह देखकर गुस्से में था कि उसका प्लान फेल हो गया। आर्टिफैक्ट में सिम्बायोटिक पावर थी और वह स्टेच के शरीर से जुड़ गया था। केव कोलैप्स होने लगा। अगर वे वहीं रहते तो सब मर जाते। उन्हें तुरंत बाहर निकलना था। बल्टॉक, सोल्जर्स का लीडर, प्रिंस को बचाने के लिए इमरजेंसी स्क्रोल का उपयोग करता है। वह प्रिंस के पास जाकर स्क्रोल एक्टिवेट करता है। केव की जमीन टूट जाती है और स्टेच अबिस में गिर जाता है। प्रोटैगोनिस्ट जीवित था। जब वह पानी से बाहर आता है तो वह आंखें खोलता है। वह पूरे समय उसे पकड़े हुए था। स्टेच एटेलियर मौत के सबसे करीब गया था। उसने दूसरी दुनिया का अनुभव किया और फिर जीवित दुनिया में लौट आया। नाइट और कमांडर स्क्रोल के जरिए डंजन से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। दुर्भाग्य से वही दोनों ही बचे। बाकी सभी सोल्जर्स कोलैप्स डंजन में दफन हो गए। सबसे बुरी बात यह है कि ऑनरेबल नाइट जेरल्ड किंगडम का सबसे छोटा प्रिंस है और उसने यह एक्सपीडिशन एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट पाने के लिए ऑर्गेनाइज किया था ताकि वह अपनी रेपुटेशन बढ़ा सके। जल्द ही किंगडम के थ्रोन का सक्सेशन होने वाला है और प्रिंस जेरल्ड पूरी तरह फेल हो चुका है। इस वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कमांडर बॉलस्टॉक समझाता है कि वह आर्टिफैक्ट कोई सामान्य चीज नहीं था। लोग मानते हैं कि आर्टिफैक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट जो सबसे आम है और पैरासाइट्स। पैरासाइट आर्टिफैक्ट्स अपने ओनर के साथ मर्ज हो जाते हैं और अपनी पावर शेयर करते हैं। अगर ओनर मर जाए तो रेलिक भी उसके साथ नष्ट हो जाता है। लेकिन एक तीसरा प्रकार भी होता है, सिम्बियोटिक आर्टिफैक्ट। ये ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो अपनी इच्छा से अपने ओनर को रिवाइव कर सकते हैं और यह संभव है कि स्टेच अभी भी जिंदा हो। इसलिए बाल्टॉक को शहरों में पोस्टर्स फैलाने चाहिए, लेकिन कम रिवॉर्ड के साथ, क्योंकि ज्यादा रिवॉर्ड ज्यादा ध्यान खींचेगा। उधर स्टेच एटेलियर अबिस में गिरने के बाद जागता है। वह समझने की कोशिश करता है कि वह कैसे जिंदा हुआ। तभी आर्टिफैक्ट उसे इलेक्ट्रोक्यूट करता है। उसे पता चलता है कि वह एक यूनिक आर्टिफैक्ट के साथ मर्ज हो चुका है। यह आर्टिफैक्ट सिर्फ उसे रिवाइव ही नहीं करता, बल्कि कॉन्शियस भी है और उससे बात कर सकता है। डीमंस रिंग अपना नाम बताता है, मोमेंटो मॉर्टम। रिंग कहता है कि स्टेच
उसकी पैसिव सोल रिपेयर एबिलिटी की वजह से जिंदा है, जिसने उसकी सोल को वापस लाया, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर है। इस वजह से महान मोमेंटो मॉर्टम अब माना के बिना है। स्टेच केव से बाहर निकलने की कोशिश करता है और अपने नए पार्टनर से बात करता है। वह कहता है कि रेलिक्स में आमतौर पर एक ही एबिलिटी होती है, तो मोमेंटो में क्या है? मोमेंटो जवाब देता है कि अपने नॉर्मल स्टेट में वह 40 एबिलिटीज तक इस्तेमाल कर सकता है। स्टेच हैरान हो जाता है क्योंकि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अधिकतम 10 एबिलिटीज ही उपयोग कर सकता है। अब स्टेच पूछता है कि वह कौन सी एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है। मोमेंटो कहता है कोई नहीं, क्योंकि उसके पास मना नहीं है। अभी उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर रहना होगा। साथ ही रेलिक बताता है कि उसके पास सिर्फ 12 घंटे का जीवन बचा है। अगर उसने माना रिचार्ज नहीं किया तो दोनों मर जाएंगे। अगर मोमेंटो का माना पूरी तरह खत्म हो गया तो उसकी पैसिव एबिलिटी बंद हो जाएगी, जो उसे जिंदा रख रही है। स्टेच सवाल करता है कि क्या वह सच में रिवाइव हुआ है या सिर्फ इस आर्टिफैक्ट के साथ बंधा हुआ है जिंदा रहने के लिए। कई घंटे बीत जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत लगाता है और आखिरकार केव का एग्जिट ढूंढ लेता है। बाहर आने पर मोमेंटो कहता है कि वह सदियों से सो रहा था और उसे जगाने का मतलब यह नहीं कि स्टेच उसका ओनर है। वह फिलहाल सिर्फ अपनी पावर्स उसे उधार देगा। उसकी एक एबिलिटी है कर्स ईटिंग। इससे वह दूसरे रेलिक्स से एनर्जी और जीवित प्राणियों से माना अब्सॉर्ब कर सकता है उन्हें हराने के बाद। स्टेच अपने इंस्टिंक्ट्स का उपयोग करता है और फुटप्रिंट्स और गंध पहचानता है। वह एक जायंट वुल्फ है और वही उसका माना सोर्स होगा। वह कमजोर और बिना हथियार के है, लेकिन मोमेंटो उसे एक एबिलिटी इस्तेमाल करने को कहता है, एयर शॉट, जो बची हुई माना से किया जा सकता है। रिंग उसे वुल्फ पर एम करने को कहता है। स्टेच ऐसा करता है और अचानक एक विस्फोट होता है। हमला इतना शक्तिशाली होता है कि वुल्फ का हिस्सा उड़ जाता है। स्टेच सोचता है कि क्या यह एक बेसिक एबिलिटी है जो कम माना लेती है। मोमेंटो गर्व से कहता है कि वह कोई साधारण आर्टिफैक्ट नहीं है और स्टेच को इसे इस्तेमाल करते समय डरना नहीं चाहिए। इसके बाद स्टेच दूसरी एबिलिटी इस्तेमाल करता है, कर्स ईटिंग। वह वुल्फ की ओर देखता है और उसे एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ प्रिंस जेरल्ड जानता है कि जब वह वेनिशन वापस जाएगा तो उसके भाई उसकी असफलता का मजाक उड़ाएंगे। उसके भाई के पास पहले ही थ्रोन पाने की प्रायोरिटी है और अब उसके लिए मौका और भी कम हो गया है। अब उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जिसने किंगडम के सबसे खतरनाक डंजन को हल करने की कोशिश की और सैकड़ों सोल्जर्स की मौत का कारण बना। कर्स अब्सॉर्ब करने के बाद मोमेंटो कहता है कि यह पर्याप्त नहीं था, लेकिन इतना काफी था कि वुल्फ को अब्सॉर्ब किया जा सके। स्टेच को रॉयल फैमिली के नोबल्स ने धोखा दिया और मार दिया। अब जब वह रिवाइव हो चुका है, उसे अपने मैजिक रिंग के लिए लगातार मना हंट करना होगा। किसी के लिए यह एक कर्स हो सकता है, लेकिन स्टेच एटेलियर के लिए यह रिवेंज लेने का एक मौका है। वह शहर जाता है अपने सामान और जानकारी लेने के लिए। अब स्टेच आर्टिफैक्ट रखने की वजह से हंटेड था और एक फ्यूजिटिव बन चुका था। शहर कड़ी सुरक्षा में था, हर जगह गार्ड्स तैनात थे। उसने हर्ब्स इकट्ठा किए और उन्हें जलाकर एक ट्रैप तैयार किया, जिससे गार्ड्स सो गए और वह चुपके से अंदर घुस गया। अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि अब वह सिर्फ बिट्रेड नहीं बल्कि एक क्रिमिनल भी घोषित हो चुका है और उसके सिर पर रिवॉर्ड रखा गया है। यह बात उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाती है क्योंकि उसके साथ साफ अन्याय हुआ था। अपना इक्विपमेंट लेने के बाद वह समझता है कि खबर कितनी फैल चुकी है ये पता नहीं, इसलिए किसी विलेज में रहना सुरक्षित नहीं होगा। किंगडम छोड़ना सबसे आसान ऑप्शन था, लेकिन यह उसके स्वभाव के खिलाफ था। वह भागने वालों में से नहीं था। मोमेंटो उससे पूछता है कि क्या वह रिवेंज लेना चाहता है और स्टेच साफ कहता है कि अगर वह कावर्ड नहीं है तो रिवेंज ही चुनेगा। मोमेंटो हंसता है और कहता है कि अब सब कुछ इंटरेस्टिंग हो गया है। वह समझाता है कि उसकी एबिलिटीज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि वह कितना मना अब्सॉर्ब करता है और जितना ज्यादा मना उतनी ज्यादा पावर। अब स्टेच को साफ रास्ता दिख रहा था, खुद को इतना मजबूत बनाना कि वह जेरल्ड को खत्म कर सके। एक बार में डॉल्टन नाम का आदमी बैठा होता है, जहां एक सोल्जर उससे सस्ते और अच्छे लेदर के बारे में पूछता है। डॉल्टन बताता है कि ब्लैक मार्केट में ऐसा मिल सकता है, लेकिन तभी उसकी नजर स्टेच पर पड़ती है और वह चौंक जाता है क्योंकि अब वह वांटेड है। दूसरी तरफ स्टेच शहर में आने जाने वालों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है कि बड़े शहरों में हमेशा हिडन एंट्रीज होती हैं। मोमेंटो उससे पूछता है कि वह डंजन जाने के बजाय शहर में क्यों घुस रहा है, लेकिन स्टेच उसे समझाता है कि बिना प्रिपरेशन डंजन में जाना मौत को बुलाना है। एस्केप स्क्रोल के बिना वह कभी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वही उसकी लाइफ सेविंग गारंटी है, जैसे जेराल्ड ने इस्तेमाल किया था। वह ब्लैक मार्केट पहुंचता है, जो एक सीक्रेट जगह है जहां जाने के लिए कोड चाहिए, लेकिन उसे कोड याद नहीं रहता। किस्मत से वहां का ओनर उसका पुराना दोस्त डॉल्टन होता है, जो उसे देखकर खुश हो जाता है। डॉल्टन ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन स्टेच मना कर देता है और अपने साथ लाए वुल्फ के पार्ट्स, क्लॉज, स्किन टेबल पर रखकर बेचने लगता है। वह स्क्रोल की कीमत पूछता है और डॉल्टन बताता है कि लगभग 600 क्राउन्स लगेंगे। स्टेच पैसे उधार मांगता है, लेकिन डॉल्टन साफ मना कर देता है। फिर वह पूछता है
कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वह वांटेड बन गया। स्टेच उसे डंजन की सच्चाई और प्रिंस के बिट्रेयल के बारे में बताता है। डॉल्टन कहता है कि उसके पास सस्ते स्क्रोल नहीं है, लेकिन वह एक इलीगल सेलर को जानता है, क्लाइड, जो क्रिमिनल्स को डील देता है और उसे उसका नाम लेने को कहता है। स्टेच क्लाइड के पास पहुंचता है, जहां एक बूढ़ा आदमी सो रहा होता है। वह उसे विनम्रता से जगाता है और उसकी बदबूदार सांस दूर से ही महसूस होती है। उसके सामने इलीगल आइटम्स रखे होते हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं होता। एक ड्रंक ड्वार्फ खुश हो जाता है कि आखिर कोई खरीदने आया है। स्टेच को केव डंजन के लिए वेपन चाहिए, लेकिन पिस्टल मॉन्स्टर्स के खिलाफ बेकार है। वह और वेपन्स देखता है, लेकिन कोई भी सही नहीं लगता। वेंडर उसे हैमर लेने की सलाह देता है, लेकिन तभी मोमेंटो उसे रोकता है और याद दिलाता है कि डंजन के नैरो पार्ट्स में बड़ा हैमर इस्तेमाल करना मूर्खता होगी। स्टेच चौंक जाता है और कहता है कि उसकी परमिशन के बिना सामने मत आया करो, जिस पर मोमेंटो बताता है कि उसे सिर्फ वही देख और सुन सकता है। उसकी गाइडेंस से स्टेच एक सोर्ड चुनता है। इसके बाद वह डंजन में प्रवेश करता है, जहां कई बीस्ट्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर होते हुए भी कुछ को बिना रिंग की मदद के हराने में सफल हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे और प्रेजेंसेस का एहसास होता है, वह मोमेंटो को एक ऐसे एंट्रेंस की ओर इशारा करता है जहां मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। बिना समय गंवाए वह एक एयर बॉम्ब लॉन्च करता है, जो पूरे एरिया को तबाह कर देता है और फिर कर्स ईटर से उन मॉन्स्टर्स की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ रॉक्स मिलते हैं और वह पिकैक्स से एज्योर स्टोन्स निकालने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है। वह सोचता है कि इसके वैल्यूएबल पार्ट्स का फायदा उठाया जा सकता है, तभी दूर से एक चीख सुनाई देती है। वह रिंग को उस दिशा में पॉइंट करता है और मोमेंटो से कहता है कि रोशनी करे। जैसे ही अंधेरा हटता है, सामने एक जायंट मिनरल लिजर्ड दिखाई देती है। यह डंजन मॉन्स्टर बेहद हॉस्टाइल होता है। वह एसिड फायर छोड़ती है और उसका हमला स्टेच के हाथ पर लगता है। मोमेंटो तुरंत उसे शांत रहने को कहता है और रिकवरी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे उसका हाथ रिजनरेट होने लगता है। स्टेच समझाता है कि ये मिनरल लिजर्ड्स अपने एसिडिक ब्रेथ से मिनरल्स खाते हैं और उन्हीं से अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, इसलिए नॉर्मल अटैक्स बेकार होंगे। वह एयर बॉम्ब चलाने की तैयारी करता है, लेकिन मोमेंटो उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि डंजन के इतने गहरे हिस्से में ऐसी मैजिक से पूरा केव कोलैप्स हो सकता है। वह उसे तलवार इस्तेमाल करने को कहता है, क्योंकि मीडियम साइज्ड मॉन्स्टर परफेक्ट गिनी पिग है। स्टेच तलवार निकालता है, अटैक डॉज करता है और क्रीचर के ऊपर जाकर उसके क्रिस्टल में तलवार घोंप देता है। मोमेंटो उसे ट्रिगर खींचने को कहता है और उसी पल वह लिजर्ड मर जाती है। कर्स ईटर से उसका माना एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन स्टेच तलवार के एम्यूनिशन को लेकर चिंतित होता है। यह रेयर है और सिर्फ 4 बाकी हैं। अगर खत्म हो गए तो? तभी मोमेंटो को कुछ अजीब महसूस होता है और वह स्टेच को सतर्क रहने को कहता है। फिर एक और चीख सुनाई देती है, एक और मिनरल लिजर्ड। स्टेच परेशान होता है कि उसे फिर से एम्यूनिशन खर्च करना पड़ेगा। वह आगे बढ़ता है, क्रीचर हमला करता है, लेकिन वह मुश्किल से बचता है। मौका देखकर अटैक करता है, लेकिन यह लिजर्ड ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है और अपनी टेल से उसे रोकती है। स्टेच को याद आता है कि उसने इससे खतरनाक एनिमीज का सामना किया है और वह फिर से अटैक करता है, लेकिन यह क्रीचर पहले से ज्यादा रेजिस्टेंट है और तलवार का वार उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। अचानक लिजर्ड उसे जोर से मारती है और वह जमीन पर गिर जाता है। मोमेंटो उसे डांटता है कि कुछ गलत है इस मॉन्स्टर में। स्टेच खुद को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि हर जीव की कोई न कोई कमजोरी होती है, लेकिन तभी क्रीचर उसका सिर पकड़कर दीवार से पटक देता है। मोमेंटो उसे फिर डांटता है कि बैटल के बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टेच बताता है कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। वह अपने बाएं हाथ में एक्सप्लोसिव पाउडर और दाएं में फायरफ्लाई एनर्जी इकट्ठा करता है और एक लाइट ग्रेनेड बनाता है, जिससे उसे अटैक करने का मौका मिलता है। जैसे ही वह क्रीचर के मुंह पर वार करने जाता है, एक वार्निंग आती है, सेल एक्टिविटी इरेगुलर है और शरीर का 95% हिस्सा प्रभावित है, और अगले ही पल स्टेच खुद एक्सप्लोड हो जाता है। कुछ सेकंड बाद मोमेंटो उसे रीजनरेट करना शुरू करता है और गुस्से में कहता है कि उसने उसे इंतजार करने को कहा था। वह बताता है कि यह लिजर्ड मैजिकली मॉडिफाइड थी, यानी डंजन में कोई है जिसने इसे बदल दिया है, लेकिन कैसे, यह अब भी अज्ञात है। स्टेच पूछता है कि क्या कोई भी मॉन्स्टर एक्सप्लोड कर सकता है? मोमेंटो अनसर्टेन जवाब देता है, शायद। फिर पूछता है, क्या वह डर गया है? स्टेच साफ कहता है कि नहीं और आगे बढ़ेगा। वह फाइंड द वे एबिलिटी एक्टिवेट करता है, लेकिन कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि एनिमल इंस्टिंक्ट भी काम नहीं करता। तभी उसे एक स्केलेटन दिखाई देता है। वह कहता है कि ये तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक पास न जाओ, और यह तो काफी समय से पड़ा है, पूरी तरह पेट्रिफाइड। मोमेंटो चेतावनी देता है कि यह स्केलेटन छूने पर एक्सप्लोड करेगा, इसलिए इसे इग्नोर करना बेहतर है। लेकिन जैसे ही स्टेच उसके पास से गुजरता है, स्केलेटन अचानक उठ खड़ा होता है और मोमेंटो चिल्लाता है, भागो, क्योंकि रास्ते में आने वाली हर चीज एक्सप्लोड हो रही है। स्टेच एक क्रेटर में गिरता है और घबराकर पूछता है कि अगर ये सब बिना छुए ही एक्सप्लोड हो रहे हैं तो वह क्या करे। मोमेंटो उसे चुप रहने को कहता है,
लेकिन तभी स्टेच की नज़र चारों तरफ बिखरे मिनरल्स पर पड़ती है और उसका लालच जाग उठता है। इतना सारा धन कि वह पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है। जैसे ही वह उन्हें छूने की कोशिश करता है, उनमें से स्पार्क्स निकलने लगते हैं और तभी मोमेंटो को समझ आता है कि उसे क्या परेशान कर रहा था। पूरे डंजन में एक अजीब माना फैला हुआ है जिसे स्टेच महसूस नहीं कर पा रहा था, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं उसकी डेंसिटी और भी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से मॉन्स्टर्स और ऑब्जेक्ट्स दोनों अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव होते जा रहे हैं। स्टेच समझ जाता है कि यह माना ही सब कुछ बदल रहा है। मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि हर चीज इस डंजन में अब एक टिकिंग बॉम्ब बन चुकी है। सबसे खतरनाक बात यह कि इस हाई मैना कॉन्सेंट्रेशन की वजह से एस्केप स्क्रॉल भी काम नहीं कर रहा, यानी जब तक इस मैना के सोर्स को खत्म नहीं किया जाता वह बाहर नहीं निकल सकता। कुछ देर चलने के बाद उसे डंजन गार्डियन का दरवाजा मिलता है और वह अंदाजा लगाता है कि यही माना का सोर्स है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने एक अजीब और भयानक क्रीचर होता है जिसे वह अपनी सारी नॉलेज के बावजूद समझ नहीं पाता। तब मोमेंटो बताता है यह एक जीनी है और उसके कोर में वही आर्टिफैक्ट मौजूद है। इस दुनिया में स्पिरिट्स तब बनते हैं जब माना और नेगेटिव एनर्जी टकराते हैं, और ये किसी जीव की तरह नहीं बल्कि नेचुरल डिजास्टर की तरह होते हैं जिनका सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही मकसद होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यह गार्डियन आर्टिफैक्ट के साथ मर्ज हो चुका है और पूरे डंजन में मना फैला रहा है जिससे सब कुछ लिविंग बॉम्ब बन रहा है। स्टेच तुरंत समझ जाता है सॉल्यूशन सीधा है बॉस को हराना। वह जीनी की तरफ बढ़ता है जो उस पर ब्लू स्टोन्स फेंकता है। स्टेच अपनी सोर्ड से उन्हें डिफ्लेक्ट करता है लेकिन एक स्टोन पास में एक्सप्लोड हो जाता है। मोमेंटो उसे चेतावनी देता है कि यहाँ माना इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि उसकी सोर्ड और उसका शरीर दोनों एक्सप्लोड हो सकते हैं। जीनी फिर एनर्जी चार्ज करता है और मोमेंटो उसे भागने को कहता है। एक मैसिव ब्लास्ट निकलता है जिसे स्टेच मुश्किल से डॉज करता है। मौका देखकर वह जीनी पर हमला करता है, उसके जॉइंट्स को टारगेट करता है क्योंकि वही वीक पॉइंट्स हैं। लेकिन स्टोन बीच में रुककर वापस लौटता है और उसके जबड़े पर जोर से लगता है। वह समझ नहीं पाता कि इस चीज को कैसे हराया जाए। तब मोमेंटो कहता है कि कोर में मौजूद आर्टिफैक्ट को टारगेट करो। अगर कर्स ईटर से उसे ड्रेन कर दिया तो जीनी पावरलेस हो जाएगा। जीनी फिर हमला करता है। स्टेच एयर बुलेट चलाता है लेकिन जीनीज एनर्जी ज्यादा पावरफुल होती है और उसे पीछे हटना पड़ता है। अटैक कई हिस्सों में बंट जाता है जिन्हें वह डॉज करता है, लेकिन जीनी का पंच उसे लगभग पकड़ ही लेता है। अब उसे समझ आता है कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों ही काफी नहीं है। वह आगे बढ़ता है, सोर्ड से क्रीचर को पियर्स करता है और ट्रिगर दबाता है, लेकिन डैमेज बहुत कम होता है। जीनी उसे फिर मारता है और वह मोमेंटो से पूछता है कि एयर बुलेट बेकार क्यों हो गया। मोमेंटो बताता है कि माना इंटरफेरेंस इसकी वजह है। तभी और स्टोन्स उसकी तरफ आते हैं जिन्हें वह सोर्ड से रोकता है। वह खुद से कहता है कि यह सिचुएशन ऐसे है जैसे अंडे से पत्थर तोड़ने की कोशिश करना, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। अगर वह इतनी छोटी चुनौती पार नहीं कर सकता तो रिवेंज लेने का हक भी नहीं रखता। वह फिर से अटैक डॉज करता है और समझ जाता है कि अगर वह लगातार कोर को टारगेट करता रहा तो धीरे धीरे उसकी डिफेंस कम हो जाएगी और वह सही मौका पाकर क्लाइड की वेपन से बड़ा डैमेज दे सकेगा। जीनी फिर हमला करता है जिसे वह किसी तरह रोकता है। अब उसके पास सिर्फ एक सिलेंडर बचा है, एक ही मौका। तभी वह नोटिस करता है कि जीनी अपने बॉडी को स्पिन करने की कोशिश कर रहा है। मोमेंटो उसे वार्न करता है, लेकिन इससे पहले कि वह रिएक्ट करे एक स्टोन उसे लग जाता है। मोमेंटो तुरंत उसे हील करने लगता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था। उसका शरीर माना के असर से म्यूटेट होने लगा था। लड़का बस इतना पूछता है कि म्यूटेशन पूरा होने में कितना समय लगेगा, और जवाब मिलता है अगर वह अच्छी हालत में होता तो 1 मिनट। स्टेच के लिए यह 1 मिनट ही काफी था। वह सब कुछ दांव पर लगाकर जीनी पर सुइसाइडल अटैक करता है, सीधे उसके कोर पर एयर बुलेट चलाता है। ये पहला अटैक होता है जो जीनी को हिट करता है, लेकिन क्रीचर अपने कोर को प्रोटेक्ट कर लेता है जिससे उसे डैमेज देना मुश्किल हो जाता है। तब स्टेच बिना सोचे अपनी सोर्ड को कोर में घोंप देता है और ब्लास्ट कर देता है, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं होता। जीनी तुरंत कई स्टोन स्टेक्स तैयार करता है उसे खत्म करने के लिए। मोमेंटो उसे चेतावनी देता है, अगर जीना है तो अभी मूव करो, लेकिन स्टेच मरने से इनकार करता है और तभी उसे याद आता है एज्योर ओर जो उसने पहले इकट्ठा किया था। वह उसे इस्तेमाल करता है और एक और एक्सप्लोजन के साथ क्रीचर पर हमला करता है। जब सब शांत होता है, स्टेच बुरी तरह घायल होता है, लेकिन जीनी का कोर टूट चुका होता है। यही मौका था। वह कर्स ईटर एक्टिवेट करता है और पूरे कोर की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है और उसी पल डंजन से निकल भागता है। बाहर आते ही उसका शरीर धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, म्यूटेशन खत्म होने लगता है। वह अपना स्टेटस चेक करता है
एनिमल इंस्टिंक्ट L, लेवल 7, कर्स ईटर लेवल चोर। फिर एक पॉपअप आता है, आर्टिफैक्ट लिमिट 100 से बढ़कर 150 हो गया है, एयर बुलेट इवॉल्व होकर एयर एक्सप्लोजन बन चुका है और 2 नई एबिलिटीज अनलॉक हुई हैं जिनमें क्रॉस विंड भी शामिल है। अब वह मोमेंटो की हिडन एबिलिटीज अनलॉक करने की प्रोसेस में है जो स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी होने पर खुलेंगी। एक शॉप इंटरफेस खुलता है जिसमें उसके पास 8.35 मैना स्टोर्ड है। यहाँ से वह 2 एबिलिटीज खरीद सकता है, कर्स ऑरा और कर्स डिवाउरर। वह सोच में पड़ जाता है लेकिन आखिरकार एक एबिलिटी चुनता है और उसे एक्वायर कर लेता है। अगले दिन वह क्लाइड के पास जाता है और अपनी सोर्ड उसे देता है, कहते हुए कि यह वेपन उसकी जान कई बार बचा चुका है और वह इसे रिपेयर और अपग्रेड करना चाहता है। क्लाइड भावुक हो जाता है, कहता है कि वह इसे और मजबूत बनाएगा। धन्यवाद के रूप में स्टेच अपने डंजन स्पॉइल्स और 3000 क्राउन्स छोड़ देता है और कुछ एक्स्ट्रा सिलेंडर्स भी मांगता है। डॉल्टन के बार में बारटेंडर कहता है कि स्टेच देर से आया, लेकिन स्टेच पूछता है कि क्या वह उसके डंजन को तोड़ने से नाराज नहीं है। डॉल्टन कहता है कि ब्लैक मार्केट डील्स अभी बहुत चल रही हैं और पूछता है कि क्या वह इंटरेस्टेड है। स्टेच मना कर देता है, उसे सिर्फ आराम चाहिए। वह कमरे में जाकर मोमेंटो को बुलाता है जो कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। स्टेच पूछता है कि क्या उसे कुछ याद नहीं था जब तक एबिलिटी एक्टिवेट नहीं हुई, और मोमेंटो बताता है कि जब वे मिले थे तब उसकी एबिलिटीज रीसेट हो गई थीं और सील कर दी गई थीं। वह समझाता है कि एयर बुलेट एक बेसिक स्पेल थी लेकिन परिस्थितियों के कारण इवॉल्व होकर एयर एक्सप्लोजन बन गई, जैसे स्टेच की जरूरतों ने उसे नया रूप दे दिया हो। स्टेच बस इतना कहता है कि उसे अपने फ्यूचर एबिलिटीज के बारे में कुछ पता नहीं और वह सो जाता है। अगली सुबह डॉल्टन उसे जगाता है। बुरी खबर है। बार में पहुंचकर वह देखता है कि क्लाइड बुरी तरह घायल पड़ा है, जैसे किसी ने उसे पीटा हो। स्टेच घबरा जाता है और पूछता है क्या हुआ। डॉल्टन बताता है कि उसके आदमी ने उसे एले में पाया। हीलिंग पोशन डालकर उसे ठीक किया जाता है और स्टेच उसकी कीमत पूछता है, लेकिन डॉल्टन टाल देता है, यह सस्ता नहीं था। क्लाइड होश में आता है और बताता है कि यह डेरेरिक के गैंग का काम है। बाकी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन स्टेच पूछता है डेरेरिक कौन है। डॉल्टन बताता है कि वह एक ट्रबल मेकर है जिसे उन्होंने कभी सीरियस थ्रेट नहीं माना, लेकिन पहले डॉल्टन ने उसे सबक सिखाया था जब उसने ट्रैवलर्स को परेशान किया था। क्लाइड बात पूरी करता है, वह स्टेच के बारे में भी जान चुका है और अब वह संतुष्ट नहीं होगा जब तक वह उसे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करके उसका रिवॉर्ड हासिल न कर ले। ये सुनते ही स्टेच के अंदर गुस्सा उबलने लगता है और क्लाइड उसे चेतावनी देता है, अब सावधान रहना। एक्सप्लोरर ठंडे स्वर में जवाब देता है, तलवार ठीक करने पर ध्यान दो और अगर पैसे चाहिए तो बताना। इतना कहकर वह निकल जाता है और पीछे से कहता है कि क्लाइड की सुरक्षा के लिए किसी को लगा दो। मोमेंटो उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वह नर्वस था, लेकिन स्टेच उसे चुप रहने को कहता है। काफी समय हो गया था जब उसने बिना वजह लोगों को पीटा नहीं था। आर्टिफैक्ट मुस्कुराकर पूछता है क्या वह उन्हें मारने वाला है। स्टेच इनकार करता है, हर उस इंसान को नहीं मारूंगा जिसने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उधर डेरेरिक गार्ड्स के सामने स्टेच की शिकायत करता है, लेकिन गार्ड्स उसे तुरंत टाल देते हैं। डॉल्टन समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना ठोस कारण के उसके बार की तलाशी लेना बदतमीजी होगी। गुस्से में डेरेरिक अपने गैंग के पास लौटता है और कहता है कि उसे कल फिर आना होगा। उसके साथी कहते हैं कि रिवॉर्ड सिर्फ 400 क्राउन्स है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन डेरेरिक संतुष्ट नहीं है। वह चाहता है कि डॉल्टन अपने दोस्त को जेल में सड़ते हुए देखे। तभी उनके पीछे से स्टेच आ खड़ा होता है। डेरेरिक हंसते हुए कहता है, सोच रहा था हम कब मिलेंगे, लेकिन स्टेच की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वह कहता है, मुझे ही धन्यवाद देना चाहिए, काफी समय हो गया था किसी इंसान से लड़ाई किए हुए, तुम लोग परफेक्ट प्रैक्टिस हो। एक आदमी उसका कोट पकड़ता है और अगले ही पल उसके सिर पर पंच पड़ता है। स्टेच आगे बढ़ता है, दूसरे को घुटने से मारता है। डेरेरिक गुस्से में पंच मारता है, लेकिन स्टेच आसानी से डॉज करके उसके जबड़े पर हुक मारता है। क्या दिक्कत है, अभी तक मुझे जेल में क्यों नहीं डाला। डेरेरिक लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन स्टेच उस पर हीलिंग पोशन डाल देता है। अभी नहीं, तुमने गलत इंसान को छेड़ा है। मोमेंटो मजाक में कहता है कि उसे स्टेच का यह एटीट्यूड पसंद है और स्टेच उसे और पीटता है। अगले दिन डॉल्टन बताता है कि डेरेरिक और उसका गैंग पूरी तरह पिटा हुआ घूम रहा था। वह पूछता है, कल रात क्या किया। स्टेच कैजुअली जवाब देता है, थोड़ी एक्सरसाइज। तभी क्लाइड आता है और कहता है कि उसने सोर्ड अपग्रेड कर दी है। वह बताता है कि उसने ब्लेड के डायरेक्शन में एक्स्ट्रा वेट ऐड किया है और ट्रैप वायर्स से उसकी ऑफेंसिव पावर बढ़ा दी है, जिससे अब बिना सिलेंडर के भी यह काफी डैमेज दे सकती है। सिलेंडर्स के बारे में वह कहता है कि उसे सिर्फ 4 ही मिल पाए, लेकिन उसने एक रेफरेंस लेटर लिख दी है जिससे स्टेच कहीं और एल्केमिस्ट से गैस बनवा सकता है। डॉल्टन भी कहता है कि वह ब्लैक मार्केट के बाकी ब्रांचेस को इन्फॉर्म कर देगा
ताकि स्टेच को कहीं दिक्कत न हो। स्टेच दोनों को धन्यवाद देता है, लेकिन जाने से पहले क्लाइड उसे रोकता है। इस वेपन को एक नाम दे दो। मोमेंटो तुरंत सुझाव देता है, पेनिट्रेटर, और स्टेच इसे स्वीकार कर लेता है। उधर वेनेत्सिया किंगडम में जेरल्ड वापस अपने महल में है। वह कमरे में होता है, तभी दरवाजा नॉक होता है। उसका भाई एल्फ्रेड अंदर आता है और पूछता है, क्या यह सब वर्थ था? जेरल्ड हाँ कहता है, लेकिन एल्फ्रेड हंसकर कहता है, जो मैंने सुना है उसके मुताबिक तुमने फ्रंट लाइंस छोड़ दी, स्क्वाड को मिसलीड किया और बिना अनुमति के डंजन एक्सप्लोर किया। अगर पिता को पता चला तो तुम जिम्मेदार ठहराए जाओगे। फिर वह कहता है कि जब पिता बुलाएं तो कुछ मत कहना, वह एक एलिबाई देगा। ऑडियंस हॉल में पहुंचकर जेरल्ड अपने पिता को ग्रीट करता है। एल्फ्रेड तुरंत बोलना शुरू करता है। जब जेरल्ड को साउथ वेस्ट में एल्वन रेबल आर्मी की खबर मिली तो वह तुरंत उसे दबाने निकल पड़ा। जनरल एंडर्ल तुरंत सवाल करती है, यह खबर मुझे क्यों नहीं मिली? मैं वेस्ट की जनरल हूँ। एल्फ्रेड अपने सर्वेंट कॉनराड को बुलाता है और कहता है कि उसके प्रिडिक्शन आर्टिफैक्ट ने टेरेन और सिचुएशन देखकर जेरल्ड को सही समय पर सूचना दी थी। साथ ही वह बताता है कि रिबल्स ने एक क्लास डंजन पर हमला करने और उसके आर्टिफैक्ट को चुराने की योजना बनाई थी, और अगर जेरल्ड ने सही कदम नहीं उठाया होता तो स्थिति बिगड़ सकती थी। राजा उससे पूछता है क्या हुआ था, और जेरल्ड जवाब देता है कि वाइस जनरल बोस्टॉक को छोड़कर पूरी लीड स्क्वाड्रन मारी गई, लेकिन उसने आर्टिफैक्ट को नष्ट कर दिया। राजा हैरान होता है, डिस्ट्रॉय क्यों किया? जेरल्ड समझाता है कि वह पैरासिटिक टाइप था, इसलिए उसे दुश्मनों के हाथ लगने देना खतरनाक होता। एल्फ्रेड तुरंत बात आगे बढ़ाता है। जेरल्ड दुश्मन के जनरल का सिर भी लाया है। एक एल्फ का कटा हुआ सिर दिखाया जाता है। यह देखकर राजा उसका एलिबाई स्वीकार कर लेता है और उसे आराम करने को कहता है। इधर मोमेंटो ध्यान देता है कि जैसे जैसे वे साउथ की ओर जा रहे हैं, सिविलाइजेशन के निशान कम होते जा रहे हैं। स्टेच बताता है कि यह एल्व्स की वजह से है। ग्रेट फॉरेस्ट के पास का आखिरी एल्फ विलेज बाहरी लोगों से नफरत करता है और इंसानों को पसंद नहीं करता। मोमेंटो कहता है कि इसका मतलब है कि स्टेच यहाँ अपनी एबिलिटीज खुलकर इस्तेमाल कर सकता है, बिना पकड़े जाने के। यह डंजन फार्मिंग के लिए परफेक्ट जगह है, लेकिन स्टेच इसे मना कर देता है क्योंकि एल्वेन नेशन की खतरनाक कहानियां उसने बहुत सुनी हैं। वह एक घने फॉरेस्ट में प्रवेश करता है जहां सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता। यहाँ तक कि उसकी ट्रैकिंग एबिलिटी भी सही से काम नहीं करती, जैसे कोई मैजिक उसे रोक रहा हो। शायद इसी वजह से इसे फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। चलते चलते उसे एक आदमी क्रूसिफाइड हालत में मिलता है। वह उसे आजाद करता है और जगाने की कोशिश करता है। तभी मोमेंटो उसे चेतावनी देता है, अगर वह यहाँ रुका तो वाइल्ड बबल्स नाम के क्रीचर्स उसे पकड़ लेंगे। स्टेच आसपास बिखरे शरीर के टुकड़े देखता है और समझ जाता है कि ये उन लोगों के हैं जो पहले मदद करने आए थे। वह रास्ता साफ करने के लिए एयर अटैक करता है, लेकिन उससे उन क्रीचर्स को कोई नुकसान नहीं होता। तब वह इलेक्ट्रिसिटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, 2 कार बैटरीज जितनी ताकत के साथ, और उन सबको जला देता है, कर्सेस को भी खत्म कर देता है। बच निकलने के बाद वह उस आदमी को होश में लाता है। आदमी उसका धन्यवाद करता है और बताता है कि उस पर हमला एल्व्स ने किया था, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट के पास इंसानों को मारने के लिए वही जिम्मेदार हैं। स्टेच पूछता है कि अगर उसे खतरे का पता था तो वह यहाँ क्यों आया। वह बताता है कि वह मर्चेंट्स के एक ग्रुप का हिस्सा था और डेडलाइन पूरी करने के लिए इस फॉरेस्ट से गुजरना पड़ा, लेकिन रास्ते में एल्व्स ने एम्बुश कर दिया। स्टेच पूछता है कि क्या वाइल्ड बबल्स में जो बॉडीज थीं वे उसके साथी थे, और जवाब हाँ होता है। वे उसे बचाने की कोशिश में मारे गए। यह सुनकर स्टेच थोड़ा प्रभावित होता है और कहता है कि वह उसे फॉरेस्ट के बाहर तक छोड़ देगा। आदमी, जिसका नाम पैटरसन है, हैरान रह जाता है। चलते समय स्टेच अपने इंस्टिंक्ट से महसूस करता है कि इस फॉरेस्ट में कुछ अजीब है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, जानवरों की आवाजें और डरावनी होती जाती हैं। फिर भी वह आगे बढ़ता है और आखिरकार एग्जिट ढूंढ लेता है। वह पैटरसन को रास्ता दिखाता है और कहता है कि आगे सड़क तक पहुंच जाओगे। सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन तभी स्टेच और मोमेंटो दोनों को कुछ गलत महसूस होता है। वह तुरंत अपनी सोर्ड निकालता है और पैटरसन की तरफ दौड़ता है, उसे बचाते हुए, क्योंकि एक एरो उसके पीठ में घुसने वाला था। तभी एल्व्स सामने आ जाते हैं। उनमें से एक बेहद सुंदर एल्फ, एलेना, आगे आती है और पैटरसन को अपने साथ आने का आदेश देती है। स्टेच साफ मना कर देता है। दोनों एल्फ गार्ड सतर्क हो जाते हैं और एलेना कहती है कि वह दूसरी चेतावनी नहीं देगी, अब उसके एरोज ही बात करेंगे। स्टेच शांत स्वर में कहता है, मैं ब्लफ नहीं कर रहा, अगर लड़ना है तो लड़ो। उसके शब्दों से माहौल और भारी हो जाता है। एल्व्स के सबॉर्डिनेट्स नफरत भरी नजरों से पूछते हैं कि क्या वे उसे मार सकते हैं, लेकिन उम्मीद के विपरीत एलेना उन्हें रोकती है, पहले बात करेंगे। ये सुनकर स्टेच भी चौंक जाता है। एलेना अपने लोगों को शांत रहने का आदेश देती है और स्टेच से पूछती है, क्या तुम्हें पता है मैं इस इंसान को क्यों चाहती हूँ? स्टेच कहता है कि नहीं, लेकिन वह जरूर बताएगी। बातचीत शांत होती है, लेकिन पैटरसन डर कर कहता है कि उसे एल्व्स की बात नहीं सुननी चाहिए। एलेना उससे पूछती है कि उस आदमी ने क्या बताया।
कहानी सुनकर वह मुस्कुराती है जैसे उसे यह मजेदार लगी हो और स्टेच से कहती है कि उसके साथ चले। स्टेच पैटरसन को भी साथ चलने को मजबूर करता है। जब वे एक जगह पहुंचते हैं वहां एक ओवरटर्न्ड कार्ट पड़ा होता है और दिशा बिल्कुल उलटी होती है उस रास्ते से जो पैटरसन ने पहले बताया था। इसके बाद एलिना नदी की ओर जाती है और वहां से पैटरसन के एक साथी का कटा हुआ हाथ निकालती है। उस हाथ में एक स्लेवर्स ब्रेसलेट बंधा होता है जो साफ दिखाता है कि पैटरसन और उसके लोग एल्व्स के टेरिटरी में क्या करने आए थे। यह देखकर स्टेच को सब समझ आ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। वह पैटरसन का हाथ पकड़कर चेक करता है और वहां भी वही छुपा हुआ ब्रेसलेट मिल जाता है। अब झूठ पूरी तरह सामने आ चुका था। पैटरसन घबराकर चिल्लाता है कि स्टेच एल्व्स का साथ न दे, वह भी इंसान है और इंसानों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन स्टेच बिना एक शब्द सुने उसे जोर से मुंह पर मुक्का मारता है और कहता है चुप रहो। वह उसे याद दिलाता है कि जो खुद को इतना गर्व से स्लेव ट्रेडर समझता है वही अपनी असली पहचान छुपा रहा था। स्टेच साफ कहता है उसके लिए हम इंसान जैसा कुछ नहीं होता। जो भी घटिया है चाहे किसी भी जाति का हो वह उससे नफरत करेगा। फिर वह एलेना की तरफ देखता है और पूछता है अब क्या करना है। एलेना कहती है वह उसका फैसला सुनना चाहती है। जवाब साफ था, स्टेच के मुट्ठियों में। वह चाहता था कि पैटरसन अपने कर्मों की कीमत चुकाए, सबसे बड़ी कीमत। अपनी मौत सामने देखकर पैटरसन भागने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही सेकंड में एलिना का एरो उसके हाथ में जा धंसता है। फिर वह उसके पैर में एक और एरो मारती है ताकि वह भाग न सके। स्टेच ध्यान से देखता है ये महिला बिना किसी एफर्ट के भागते हुए टारगेट को भी हिट कर सकती है। पकड़े जाने के बाद पैटरसन दया की भीख मांगता है, कसम खाता है कि वह कभी स्लेव्स नहीं बेचेगा। स्टेच से मदद मांगता है लेकिन स्टेच उसकी एक भी बात नहीं सुनता। आखिर में वह एलिना से मर्सी मांगता है लेकिन कुछ मिनट बाद एलिना बस अपने खून से सने एरो को धो रही होती है। पैटरसन का अंत हो चुका था। एलिना कैजुअली कहती है कि उसने सोचा था स्टेच अपने ही स्पीसीज के इंसान को बचाएगा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। स्टेच ठंडे स्वर में जवाब देता है वह वैसा इंसान नहीं है जैसा वह सोचती है। एलेना कहती है अगर ऐसा है तो वह भी किसी इंसान को एल्फ फॉरेस्ट में जिंदा नहीं जाने दे सकती और उसी पल वह एरो छोड़ती है लेकिन स्टेच कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है। एरो डिफ्लेक्ट हो जाता है। एलेना तुरंत पीछे हटती है, समझ जाती है कि स्टेच कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने उसे स्पेल कास्ट करते हुए नहीं देखा, फिर भी वह अटैक रोक पाया। स्टेच रिकवरी मैजिक और क्रॉसविंड एक्टिवेट करता है। एलिना उसकी रिंग नोटिस करती है और कहती है उसे उससे मना फील नहीं हो रहा, मतलब वह मेज नहीं है। वह अपने साथियों को आदेश देती है फैल जाओ और अलग अलग अटैक करो ताकि रिंग का माना खत्म हो जाए। एल्व्स लेवल पाइम कंटिन्यूअस शूटिंग का इस्तेमाल करते हैं जिससे प्रिसीजन बढ़ जाती है लेकिन उनके अटैक्स स्टेच पर बेअसर रहते हैं। स्टेच पूछता है अगर मारना ही था तो पहले इतनी बातें क्यों की। एलेना जवाब देती है वह नहीं चाहती थी कि स्टेच सोचे कि एल्व्स बिना वजह मारते हैं। उसे पता होना चाहिए था कि वह क्यों मरने वाला है। मोमेंटो उसे चेतावनी देता है कि माना वेस्ट करना बंद करे। स्टेच अब सोर्ड स्किल्स से डिफेंस करता है क्योंकि एरोज सिर्फ उसके सिर को टारगेट कर रहे थे और उन्हें रोकना आसान था। वह मोमेंटो से कहता है कि वह माना इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसकी एबिलिटीज इतनी खतरनाक हैं कि वे दोनों एल्व्स को मार सकती हैं। मोमेंटो उसे कमजोर कहता है लेकिन स्टेच सिर्फ इंटिमिडेशन के लिए अटैक करता है। मौका मिलते ही वह एक एल्फ के दांत तोड़ देता है, शायद सारे ही टूट गए हों। एलेना पूछती है क्या वह रिंग एक आर्टिफैक्ट है। स्टेच बिना झिझक उसे दिखा देता है। यह देखकर एलेना का चेहरा बदल जाता है। वह घृणा से भर जाती है। वह गुस्से में कहती है इतनी घिनौनी चीज कैसे हो सकती है। स्टेच को समझ नहीं आता लेकिन वह जान जाता है कि यह आर्टिफैक्ट से जुड़ा कुछ है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एलेना उसके ब्लाइंड स्पॉट में पहुंचती है और उसके सीने पर जोरदार वार करती है। अब हालत यह थी, दो एल्व्स घायल थे और स्टेच खुद चेस्ट वूंड के साथ खड़ा था। दर्द के बावजूद वह खुद को संभालता है और रिकवरी एबिलिटी से घाव भरने लगता है। एलेना ये देख लेती है और फिर से उस पर वार करती है, उसके शरीर में और घाव बना देती है। स्टेच अपनी एक बाजू सैक्रिफाइस कर देता है डिफेंस के लिए, जानता है कि वह बाद में हील कर सकता है। अब वह काउंटर अटैक करने का फैसला करता है लेकिन एलेना उसकी चाल समझ लेती है और सीधे उसकी रिंग पर निशाना साधती है ताकि वह अटैक ही न कर सके। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उसके अटैक को पहले से भांपकर एक एरो से रोक सकता है। मोमेंटो समझाता है जब भी स्टेच अटैक करता है उसके सामने माना इकट्ठा होता है और एलेना उसी माना को महसूस करके समझ जाती है कि अगला वार कितना खतरनाक होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए इंसानी रिफ्लेक्स नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन लेवल चाहिए। मतलब एलेना कोई आम एल्फ नहीं है। स्टेच भी यह मानता है और सोर्ड लेकर उसकी ओर बढ़ता है, उसे पीछे हटने पर मजबूर करता है लेकिन बिना उसे संभलने का मौका दिए वह फिर से हमला करता है।
एलेना एरोस से उसे रोकती है, लेकिन स्टेच क्रॉसविंड एक्टिवेट करके सारे प्रोजेक्टाइल्स हटा देता है। एलेना की स्ट्रैटेजी साफ थी, ब्लाइंड स्पॉट से उसका सिर उड़ाना, लेकिन स्टेच उसे चौंका देता है जब वह मैजिक के बजाय सीधा पंच मार देता है। वह कहता है, ज्यादा महसूस करना ही तुम्हारी कमजोरी है। हवा में रहते हुए तुम मूव नहीं कर सकती, और एक हेडबट से उसे बेहोश कर देता है। कुछ घंटों बाद स्टेच कैजुअली कहता है कि सोर्ड्समैनशिप सीखने के बाद उसे किसी ओपोनेंट से इतनी परेशानी नहीं हुई थी। एलेना होश में आकर पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया। स्टेच जवाब देता है, इसका एल्व्स से कोई लेना देना नहीं, और वह लड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने उसे मारने की कोशिश की। इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। वह एलेना का बैग उठाता है, मैप निकालता है और कहता है कि वह यहाँ सिर्फ डंजन्स के लिए आया है। वह कहता है, अगर फिर मिले तो मैप वापस कर दूंगा। एलेना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह बिना पीछे देखे चला जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि डंजन एक पेड़ के नीचे छिपा है। मोमेंटो उसका मजाक उड़ाता है, इतनी खराब सेंसिंग के साथ वह एडवेंचरर कैसे बना। स्टेच समझाता है कि आमतौर पर डंजन्स के पास ट्रीज नहीं उगते, क्योंकि माना बहुत डेंस होता है। वह अंदर जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। पाथ फाइंडिंग एबिलिटी काम नहीं करती तो वह एनिमल इंस्टिंक्ट से वाइब्रेशंस के जरिए मैप बनाता है। चलते चलते मोमेंटो पूछता है, वह कब एडवेंचरर बना। स्टेच कहता है, 12 साल की उम्र से, और अगर उसे यह जिंदगी जीनी है तो ऐसे हालात संभालने ही होंगे। जैसे जैसे वह नीचे उतरता है उसे अजीब लगता है, इतनी गहराई में कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई हार्ट बीट नहीं। फिर वह एक विशाल पेड़ के सामने पहुंचता है। मोमेंटो कहता है, अगर उसने कुछ किया तो यह रिएक्ट करेगा। स्टेच पूछता है, क्या यह मॉन्स्टर है? जवाब मिलता है, नहीं, यह रिजिड रूट है, और बाकी प्लांट्स को छूना मत। स्टेच समझ जाता है, यहाँ कुछ भी जीवित नहीं है, इसलिए कोई हार्ट बीट नहीं। वह आगे बढ़ता है, वाइन्स से बचते हुए और उन्हें काटते हुए। शुरुआत में वे आसान लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह केयरलेस होता है, वाइन्स उसे जकड़ लेती हैं। मोमेंटो उसका मजाक उड़ाता है, रूट उसका खून चूसने लगता है। दर्द बढ़ते ही स्टेच सीरियस हो जाता है, क्रॉसविंड एक्टिवेट करता है और फिर फायरबॉल स्पेल से पूरे वाइन्स को जला देता है। मोमेंटो उसे याद दिलाता है, जो भी दिखे अब्सॉर्ब करो। डंजन खत्म होते ही मैसेजेस आते हैं, आर्टिफैक्ट माना 150 से बढ़कर 250 हो गया, और नई एबिलिटीज अनलॉक हुई हैं, जिनमें रिफ्लेक्टिव स्किन भी शामिल है। लेकिन तभी पीछे से एलेना आ जाती है। रिफ्लेक्स में स्टेच उसकी गर्दन पर सोर्ड रख देता है। एलेना कहती है, वह लड़ने नहीं आई। स्टेच शक से पूछता है, रीमैच चाहिए? मैप के लिए आई हो? लेकिन एलेना अचानक घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना पेंडेंट वापस चाहिए। उसके साथी भी आते हैं, लेकिन जैसे ही वे नेकलेस देखते हैं, एलेना उन्हें खुद ही चेस्ट पर मारकर बेहोश कर देती है। वह कहती है, वह पेंडेंट के लिए कुछ भी करेगी। स्टेच ठंडे स्वर में कहता है, यह बहुत नाइव है, अगर वह बुरा इंसान होता तो इसका फायदा उठा सकता था। लेकिन एलेना शांत रहती है, कहती है कि वह बुरा नहीं है, क्योंकि उसने पैटरसन को बचाया और सच जानने के बाद उसे मरने दिया। स्टेच पूछता है, यह पेंडेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर यह कीमती है तो वह लौटा देगा, लेकिन एक शर्त पर। एल्व्स से मुझे बचाओ, और जब तक मैं डंजन्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ कोई मुझे रोकने ना आए। वह यह भी सुझाव देता है कि वह एलेना का स्लेव बनकर या इंटरोगेशन के लिए पकड़ा गया दिख सकता है, ताकि रास्ते में मिलने वाले एल्व्स से बचा जा सके। एलेना अपने बेहोश साथियों के लिए एक पत्र लिखती है, जिसमें वह बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए दूर जा रही है, और अगर एल्डर्स पूछें तो कह देना कि वह एक दूर के क्षेत्र की देखभाल कर रही है। एलेना को अपना बचपन याद आता है, जब यह फॉरेस्ट ही उसका घर था। उसकी दादी, जिसने उसे पाला, हमेशा इंसानों के बारे में कहानियां सुनाती थीं कि इंसान ऐसे जीव हैं जिनकी लालच कभी खत्म नहीं होती। अब तक जिन भी इंसानों से एलेना मिली थी उसने वही देखा था, लेकिन स्टेच अलग था। स्टेच मोमेंटो से कहता है कि यह सब अजीब लग रहा है। मोमेंटो उसका मजाक उड़ाता है, अगर वे ऐसे बिहेव करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो वह और अजीब होता। स्टेच माफी मांगने की कोशिश करता है कि उसने उसे मजबूर किया साथ आने के लिए, लेकिन एलेना उसे रोकती है। वह नहीं जानती कि वह बुरा है या अच्छा। वह पूछती है कि वह यहाँ के सारे डंजन्स क्यों साफ करना चाहता है। स्टेच कहता है कि यह कॉम्प्लिकेटेड है और वह इसे आसानी से समझा नहीं सकता। 4 दिन बाद स्टेच एक गड्ढे में बंधा हुआ है। वह कहता है कि यह इतना गहरा नहीं कि वह निकल ना सके, लेकिन इसका डिजाइन इसे मुश्किल बनाता है। आवाज सुनते ही इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स आते हैं और वह उन्हें आसानी से मार देता है। वह एलेना से पूछता है, क्या वह ठीक है? तभी एक जायंट एंट उस पर हमला करती है। एलेना लीफ की मदद से डॉज करती है, सिमिटार निकालती है और एंट को घायल करती है। दूसरी एंट हमला करने वाली होती है, लेकिन स्टेच उसे रोक देता है और कहता है, पीछे रहो। वह फायर मैजिक से एंट्स को जला देता है। एलेना उसके पावर को महसूस करती है और सोचती है, यह इंसान कैसा है?
क्या वह पहले खुद को रोक रहा था? वह पूछती है कि वह कितने स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता है। स्टेच कहता है उसे नहीं पता, लेकिन 10 से ज्यादा। वह बताता है कि इस डंजन के पहले इनहैबिटेंट्स ये एंट्स हैं जिनकी स्किन काटने से नहीं लेकिन आग से कमजोर होती है। एलेना नोटिस करती है कि स्टेच मरे हुए क्रीचर्स से कुछ अब्जॉर्ब करता है और पूछती है कि क्या सभी आर्टिफैक्ट्स ऐसा कर सकते हैं? स्टेच कहता है नहीं, लेकिन उसके लिए यह सामान्य है। एलेना कहती है कि माना अब्जॉर्ब करना और उसे इस्तेमाल करना अलग चीजें हैं। अगर ये आर्टिफैक्ट ऐसा कर सकता है तो ये किसी गहरी चीज तक पहुंचता है, शायद सोल तक। स्टेच कहता है कि यह आर्टिफैक्ट सिर्फ मरे हुए मॉन्स्टर्स से माना लेता है और इससे किसी को नुकसान नहीं होता। एलिना पूरी तरह सहमत नहीं होती, लेकिन आगे बढ़ने को कहती है। स्टेच सोचता है क्या मोमेंटो उसकी सोल तक पहुंच सकता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। डंजन के डीपेस्ट पॉइंट पर 2 रास्ते मिलते हैं। स्टेच पूछता है कि यह इतना जटिल क्यों है। एलिना कहती है कि यही कारण है कि एल्व्स इसे कभी क्लियर नहीं कर पाए। स्टेच अपनी सोर्ड दीवार में घोंपता है और एनिमल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करता है, जिससे उसे सैकड़ों एंट्स का एहसास होता है, जैसे पूरा डंजन एक एंटहिल हो। एलिना कहती है कि इस डंजन का अंत किसी ने नहीं देखा। तभी वह स्टेच को पकड़ती है और क्लोक से ढक देती है, जिससे वे इनविजिबल हो जाते हैं। तभी एक जायंट एंट उन्हें ढूंढते हुए गुजरती है। मोमेंटो कहता है वर्कर एंट्स को फॉलो करो, वे तुम्हें क्वीन तक ले जाएंगी। स्टेच अपने रिंग से मानता है कि यह स्ट्रैटेजी स्मार्ट है, लेकिन जब वह एलिना को बताता है तो वह कहती है कि एल्व्स पहले ही ऐसे सभी तरीके आजमा चुके हैं और यह काम नहीं करेगा। एलिना हर बात से असहमत रहती है, जबकि मोमेंटो उससे बिना दिखे कम्युनिकेट करता रहता है। उनका प्लान था एलिना की इनविजिबिलिटी क्लोक के अंदर रहते हुए स्टेच फायरबॉल्स फेंकता जाएगा, एंट्स को काटेगा और एलिना एरोस से उनके लिम्स तोड़ेगी। लंबे समय तक वे आगे बढ़ते हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए। फिर स्टेच एनिमल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करता है और पास कुछ बेहद खतरनाक महसूस करता है। एलेना को डंजन में खोई हुई चीजें मिलती हैं, एल्व्स के बिलोंगिंग्स जो कर्स्ड हैं। ये उन लोगों की हैं जो इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश में मरे थे। वह कहती है कि इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। मोमेंटो कहता है कि स्टेच को ये आइटम्स ले लेने चाहिए क्योंकि कर्स ऑरा के लिए जरूरी हैं। स्टेच हिचकिचाता है लेकिन पूछता है। एलिना चेतावनी देती है कि कर्स्ड आइटम्स यूजर को मार सकते हैं, लेकिन अगर वह चाहता है तो ले सकता है। स्टेच उन्हें पहन लेता है और उसके चेहरे की मुस्कान दिखाती है कि कर्सेस उस पर असर नहीं कर रहे। वे आगे बढ़ते हैं और क्वीन एंट तक पहुंचते हैं, डंजन बॉस। एलेना एरोज चलाती है जिससे सारे एग्स जाग जाते हैं और काउंटलेस एंट्स अटैक करने लगते हैं और एंट्स टनल से आते जाते हैं। सिचुएशन पूरी तरह डिसएडवांटेज में बदल जाती है। स्टेच समझता है कि क्वीन को पहले खत्म करना होगा। वह फायर अटैक्स करता है, लेकिन बाकी एंट्स क्वीन को बचा लेते हैं। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, कर्स ऑरा एक्टिवेट करना। वह टनल्स कोलैप्स करता है ताकि और एंट्स अंदर ना आए। अब वह अकेला है क्वीन और बाकी मॉन्स्टर्स के साथ। वह कर्स्ड आइटम्स एक्टिवेट करता है और ऑरा फैलाता है। सभी एंट्स, यहाँ तक कि क्वीन भी उसके सामने घुटनों पर आ जाती है। यह इफेक्ट खुद स्टेच पर भी पड़ता है, वह भी घुटनों पर आ जाता है। सिर्फ एलेना अनअफेक्टेड रहती है। स्टेच इफेक्ट बनाए रखता है और एलेना को क्वीन को मारने का मौका देता है। एलेना 2 एरोज से क्वीन को खत्म कर देती है। जैसे ही इफेक्ट खत्म होता है, बाकी एंट्स हमला करने को तैयार हो जाते हैं। स्टेच एलेना को पकड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी मैजिक से सभी वर्कर एंट्स को खत्म कर देता है। एलेना कहती है कि उसने इतना रेकलेस इंसान कभी नहीं देखा, लेकिन यह भी मानती है कि किसी इंसान ने ऐसा डंजन क्लियर नहीं किया जो एल्व्स नहीं कर पाए। स्टेच क्वीन का हार्ट अब्सॉर्ब करता है, जिससे उसके आर्टिफैक्ट की पावर और माना लिमिट बढ़ती है। वह स्क्रोल एक्टिवेट करता है और दोनों डंजन से बाहर निकल जाते हैं। 3 दिन बाद स्टेच अगले डंजन की तलाश में है, रेड ट्री, जो एल्वन टेरिटोरी का सबसे पुराना और खतरनाक डंजन है। एलेना चेतावनी देती है कि वहां वे मर सकते हैं, लेकिन स्टेच कहता है कि अब वह पहले से ज्यादा मजबूत है। मोमेंटो उसे चेतावनी देता है कि अपनी असली ताकत छुपाए रखे। एलेना कहती है कि असली खतरा डंजन नहीं बल्कि एल्व्स हैं। रेड ट्री डंजन एल्फ विलेज के पास है और इस बार उनसे बचना संभव नहीं होगा। स्टेच को एलेना की हर बात माननी होगी। रास्ते में एलेना जमीन पर ट्रैक्स देखती है। वह उन्हें डियर के ट्रैक्स समझती है, लेकिन असल में वे स्ट्राइडर्स के निशान हैं। एलेना समझाती है कि स्ट्राइडर्स ब्लैक फॉरेस्ट एल्व्स के सबसे बेहतरीन स्काउट्स होते हैं। वे चलते समय कोई निशान नहीं छोड़ते। वह यह भी कहती है कि एक के बनाम एक लड़ाई में शायद वे स्टेच को हरा न सकें, लेकिन अगर वे मारने के इरादे से आए तो स्टेच को पता भी नहीं चलेगा कि तीर कहाँ से आया। कुछ देर बाद एलेना रुक जाती है। उसे अजीब लगता है क्योंकि आसपास कोई जानवरों की आवाज नहीं है। स्टेच अपने इंस्टिंक्ट से कंफर्म करता है पूरा इलाका असामान्य रूप से शांत है। जैसे ही वह हॉस्टिलिटी डिटेक्शन एक्टिवेट करता है, एलेना डर जाती है। ये सिर्फ हॉस्टिलिटी नहीं थी, ये प्योर किलिंग इंटेंट था। वह स्टेच को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक पल में उसका शरीर टूट जाता है, उसकी चेतना खत्म हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। एलेना ये देखकर हिल जाती है। वह आसपास छिपे एल्व्स को देखती है
स्ट्राइडर्स, वे फिर से अटैक करते हैं, वार्निंग एरो के साथ। जब वे सामने आते हैं, एलेना गुस्से में उन्हें रोकती है और पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्ट्राइडर्स उल्टा सवाल करते हैं, वह एक इंसान के साथ क्यों है। उनके नाम येस्पर और आइडा हैं और उनका मकसद है एल्फ टेरिटरी में आए हर इंसान को खत्म करना। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एलेना उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। एलेना कहती है कि वे नहीं समझते, ये इंसान ही रेड ट्री डंजन को खत्म कर सकता है, उन्हें वहां जाना ही होगा। वे सिचुएशन जांचते हैं और स्टेच के पास एलेना का सामान पाते हैं। येस्पर कहता है कि उसे इस इंसान ने ब्लैकमेल किया है, एलेना को स्ट्राइडर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। हिनाता कहती है कि वे उसकी बात नहीं मानेंगे, उसे काउंसिल के सामने ले जाया जाएगा। स्टेच, जो इस फॉरेस्ट में 3 फेमस डंजन्स को क्लियर करने आया था, अब एल्व्स के द्वारा पकड़ लिया गया और उनकी कैपिटल में ले जाया जाता है। येस्पर एलेना से कहता है कि वह इतने समय बाद घर लौटी है, कम से कम मुस्कुरा तो सकती है, लेकिन एलेना उसे चुप रहने को कहती है। येस्पर हैरान होता है कि यह इंसान अभी तक मरा क्यों नहीं, जबकि उसका खून बह रहा था। एलेना कहती है कि जब उसे इस इंसान की कीमत समझ आएगी तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। येस्पर गुस्से में आ जाता है, उसे एक इंसान का सम्मान करना चाहिए। तभी हिनाटा दोनों को चुप कराती है। एक एल्डर आ रही है, वह एल्फ आती है और उन्हें संबोधित करती है। स्ट्राइडर येस्पर, स्ट्राइडर हिनाटा और रेलिक प्रोटेक्टर एलेना। वह पूछती है कि इस इंसान को शहर में क्यों लाया गया। येस्पर बताता है कि इसने प्रोटेक्टर का रेलिक चुरा लिया और उसे ब्लैकमेल किया, इसलिए उसे इंट्रोगेशन के लिए लाया गया। एल्डर पूछती है, क्या यह अभी तक जिंदा है? वे कहते हैं, पता नहीं, लेकिन इसके हाथ में बड़ा घाव था जो अब गायब है। वह आदेश देती है कि उसे फिलहाल सेल में डाल दिया जाए। एलिना को उसके साथ चलना होगा। एलिना इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन एल्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकती। एल्डर बताती है कि रेड ट्री डंजन अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है और पूरे फॉरेस्ट को निगल रहा है। 1 हफ्ते पहले एक एल्फ उसमें खींच लिया गया था और अब यह आसपास फैल रहा है, क्योंकि यह पैरासिटिक डंजन है। एल्फ विलेज इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। वह निराश होती है। इस हालत में भी एलिना ने रेलिक खो दिया और उसी इंसान का गाइड बन गई। ये गलती एल्डर्स बिना सजा के नहीं छोड़ेंगे। कुछ समय बाद अंधेरा छंटता है और स्टेच अपनी आंखें खोलता है। उसके सिर में तेज दर्द है और चारों तरफ हजारों एल्व्स की चीखें गूंज रही हैं। वह एक स्टेडियम में है। मोमेंटो ने उसका शरीर तो हील कर दिया था, लेकिन उसकी चेतना वापस लाने में समय लगा। मोमेंटो बताता है, स्टेच 4 दिन तक बेहोश था, जब तक उसका शरीर पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। इस दौरान एल्व्स ने उसे कैद करके रखा और आज उसका ट्रायल है, उसके क्राइम्स के लिए और उसकी पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए। बड़ी छाती वाली एल्डर एल्फ पूरे स्टेडियम में सन्नाटा करने का आदेश देती है और सब तुरंत चुप हो जाते हैं। वह कहती है, अब इंसान बोलेगा। तुम डार्क फॉरेस्ट में घुसे और प्रोटेक्टर एलेना का रेलिक चुरा लिया, क्या यह सच है? स्टेच ऊपर देखता है। एलेना खड़ी है और उसके चेहरे से साफ है कि वह इस हालात से खुश नहीं है। वह शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, ये सच है। ये सुनते ही पूरा स्टेडियम गुस्से से भर जाता है। हर एल्फ चीखने लगता है। अब स्टेच समझ जाता है, ये सिर्फ एलेना का मामला नहीं था, ये पूरे एल्व्स के लिए इंपॉर्टेंट था। एल्डर अगला सवाल पूछती है, क्या तुमने इस पेंडेंट का इस्तेमाल करके एलेना को मजबूर किया कि वह तुम्हें गाइड करे? स्टेच बिना झिझक मान लेता है, हाँ। फिर एल्डर पूछती है, तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम एल्व्स को पकड़कर स्लेव बनाना चाहते हो? स्टेच सीधा जवाब देता है, मेरा मकसद यहाँ के सारे डंजन्स को खत्म करना है। ये सुनकर पूरा स्टेडियम चौंक जाता है। सिर्फ एलेना पहले से ये जानती थी। एल्डर पूछती है, क्या ये सच है? तुम्हारे साथ कितने सोल्जर्स हैं? वे कहाँ हैं? तुम इतनी बड़ी फोर्स को कैसे फीड करोगे? स्टेच जवाब देता है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। यही सुनते ही एल्डर और बाकी एल्व्स को यह सीधा अपमान लगता है। वह येस्पर को मैदान में बुलाती है, इससे सच बुलवाओ। येस्पर कहता है, पहले ही सच बता देता, अब देर हो चुकी है। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि स्टेच बच भी नहीं पाता। सीधा उसके पेट में पंच लगता है और उसकी सांस रुक जाती है। उसे कहा जाता है, यह तो बस शुरुआत है। एल्डर एलेना को बोलने की अनुमति देती है। तुमने रीइंफोर्समेंट्स क्यों नहीं बुलाए? तुमने खुद को ब्लैकमेल क्यों होने दिया? एलेना असली वजह नहीं बताती, लेकिन कहती है, इस इंसान ने डंजन्स डिस्ट्रॉय करके एल्व्स की मदद की है। उसने ड्राई रूट और एंटिल डंजन अकेले क्लियर किया है। एल्डर गुस्से में कहती है, यह असंभव है। डंजन क्लियर करने के लिए आर्मी और महीनों की तैयारी लगती है। इस बीच स्टेच लगातार मार खा रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा। एल्डर कहती है, ये जरूर झूठ बोल रही है, इसके पास हिडन आर्मी होगी। एलेना दृढ़ता से कहती है, नहीं, सब कुछ इसी इंसान ने किया है, मेरे साथ मिलकर। दूसरा एल्डर पूछता है, तुम इस इंसान को बचाने के लिए झूठ क्यों बोल रही हो? एलेना पूरे काउंसिल के सामने कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। रानाता सबका ध्यान स्टेच की तरफ दिलाती है। वह इंसान सामान्य नहीं है। सभी स्पेक्टेटर्स नोटिस करते हैं, उसके अंदर एक अजीब ऑरा है। वह लगातार पंचेस झेल रहा है और खड़ा है। वह कहता है, येस्पर पहले गिरेगा। एलेना एल्डर से कहती है, विलेज खतरे में है और यही हमारी सॉल्यूशन है। ये मॉन्स्टर और डंजन एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। मोमेंटो पूछता है, तो फिर स्टेच ने अभी तक एबिलिटीज क्यों नहीं इस्तेमाल की? स्टेच जवाब देता है, अगर मैं यहाँ केओस करता तो हालात और बिगड़ जाते।
एल्डर पूछती है, क्या मना अब्जॉर्ब करना प्रकृति के खिलाफ है? एलेना कहती है, हाँ। तभी रनाता सुझाव देती है, तो इसे प्रूव करने दो, मॉन्स्टर छोड़ दो। एल्डर्स थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, लेकिन रनाता कहती है, अगर यह सच है तो पता चल जाएगा। एलेना भी मान जाती है। येस्पर स्टेच के हाथ खोल देता है, अगर सच है तो दिखाओ। तभी एक भयानक रोर पूरे स्टेडियम को हिला देता है। स्टेच के कान तक गूंज जाते हैं। क्या आज उसे बहरा करना है? उसके सामने एक आर्मर्ड बेयर खड़ा होता है। स्टेच ने कभी ऐसा क्रीचर नहीं देखा था और एक ही सवाल उसके दिमाग में था, इसे केज में कैसे रखा गया है? एल्डर को लगा ये सब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन रनाता असहमत थी। अगर एलेना सच कह रही थी तो यह मॉन्स्टर भी काफी नहीं होगा। बड़ी छाती वाली एल्डर आदेश देती है कि वह अपनी एबिलिटीज दिखाए। स्टेच समझ गया कि उन्हें उससे उस क्रीचर से लड़वाना है, लेकिन उसे यह भी ख्याल आता है कि क्या वे उसे उसका वेपन देंगे भी या नहीं। तभी उसे एहसास होता है उसकी रिंग अभी भी उसके पास है, बस स्किन के नीचे छिपी हुई। मोमेंटो ने ऐसा इसलिए किया था ताकि ध्यान न जाए और वे उसे उससे अलग न कर सकें। स्टेच फायरबॉल से शुरुआत करता है, यह देखने के लिए कि बेयर कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन बेयर अपने हाथ के एक ही वार से उसे रोक देता है। यह बेयर सच में इम्प्रेसिव है, वह कहता है। फिर वह एयर ब्लास्ट इस्तेमाल करता है। अटैक इतना पावरफुल था कि ऑडिटोरियम में बैठे एल्व्स तक उसका प्रेशर महसूस करते हैं, लेकिन बेयर फिर भी उसे सह लेता है। वह बिना किसी चोट के खड़ा रहता है, जिससे स्टेच हैरान हो जाता है। बेयर रोर करता है और हमला करता है, लेकिन स्टेच डॉज करके इलेक्ट्रिसिटी एबिलिटी इस्तेमाल करता है, जिससे बेयर कुछ पल के लिए डिजी हो जाता है। रनाता पूछती है कि क्या इस इंसान को कोई आर्टिफैक्ट दिया गया था, लेकिन जवाब मिलता है, नहीं, उससे सब कुछ ले लिया गया था। फिर भी बेयर से जली हुई गंध आने लगती है, जिससे एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। एलेना के चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखती है। बेयर अभी भी अटैक करने को तैयार है और मोमेंटो स्टेच को चेतावनी देता है कि उसका माना खत्म हो रहा है। स्टेच यह जानता है, लेकिन उसे समझ आता है कि इलेक्ट्रिक अटैक्स असर कर रहे हैं। बेयर फिर हमला करता है, लेकिन स्टेच वाइंड बूस्ट से बच जाता है, उसके सिर पर चढ़ता है और उसके चेहरे पर फायरबॉल मारता है। बेयर दर्द से चिल्लाता है। स्टेच उसका मुंह खोलता है और अंदर देखता है, शायद अंदर से और कमजोर हो। फिर वह जोरदार बिजली का वार करता है और अगले ही पल वॉलीबार को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है। वे उसे मॉन्स्टर कहते हैं क्योंकि वह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। एल्डर सबको चुप रहने का आदेश देती है। अब उन्हें उसका सम्मान करना होगा, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। जो एल्डर पहले एलिना पर शक कर रही थी, वह माफी मांगती है। एलिना पूछती है, अब क्या करेंगे? जवाब साफ है, उसे डंजन क्लियर करने देना होगा, क्योंकि वह उनके लिए भी खतरा है। पहली बार वे उससे उसका नाम पूछते हैं, स्टेच एटेलिए। एल्डर कहती है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह साबित किया है, लेकिन वह जानना चाहती है कि उसने एलिना का आर्टिफैक्ट क्यों लिया। स्टेच बताता है कि उसे पता नहीं था कि वह आर्टिफैक्ट है और उसका मकसद सिर्फ रेड ट्री डंजन को चैलेंज करना था। एल्डर गंभीर होकर कहती है कि अगर वह इसे करना चाहता है तो वे उसे नहीं रोकेंगे, लेकिन वे सिर्फ बेसिक सप्लाईज देंगे। स्टेच समझ जाता है कि वह उसे पसंद नहीं करती। एलेना कहती है कि वह उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन एल्डर मना कर देती है, उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी उठानी होगी। मोमेंटो कहता है कि वे अपनी एलएफ को खतरे में नहीं डालना चाहते। एलेना मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे रोका जाता है। स्टेच कहता है कि उसका आर्टिफैक्ट हर डंजन के साथ मजबूत होता है। वह उतना कमजोर नहीं है जितना वे सोचते हैं, और वह मरने वाला नहीं है। एल्डर उसका सामान वापस करने का आदेश देती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। स्टेच कहता है, कुछ पोशंस काफी होंगे। इसी बीच डंजन के पास स्ट्राइडर्स रूट्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका कैप्टन आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर उन्हें रोका जाए, लेकिन अचानक रूट्स उसे पकड़ लेते हैं और उसके शरीर को जकड़ लेते हैं। तभी एक एक्सप्लोजन होता है और वह आजाद हो जाता है। वे खुश होते हैं कि मदद आ गई, लेकिन जब देखते हैं कि मदद करने वाला एक इंसान है तो सब चौंक जाते हैं। कैप्टन पूछता है, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? रनाता तुरंत चेतावनी देती है, इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो रनाता साफ चेतावनी देती कि वह उसका पीपी काट देगी। कैप्टन हैरान होकर जेस्टर से पूछता है कि 2 स्ट्राइडर्स एक इंसान के साथ क्यों हैं? जेस्टर कहता है कि उसे खुद नहीं पता, लेकिन एल्डर्स का आदेश है। शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद है उस डंजन के खिलाफ। स्टेच बाहर के सारे रूट्स जला देता है और कैजुअली हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, पॉइंटी ईयर्स। उधर एल्फ विलेज में एलेना अपनी ग्रैंडमदर से पूछती है कि उसे क्यों रोका गया। उसकी दादी, जो जवान चेहरे वाली बूढ़ी महिला है, कहती है कि वह उसे रेड ट्री में कभी नहीं भेजेगी। उसने पहले ही अपनी बेटी नोरा और बेटे को उसी डंजन में खो दिया है। एलेना उसकी आखिरी फैमिली है, लेकिन एलेना कहती है कि अगर फ्रंट लाइन टूट गई तो सिर्फ एल्व्स नहीं, पूरा फॉरेस्ट डंजन बन जाएगा। क्या उन्हें उस इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए? उसकी ग्रैंडमदर मना कर देती है। उसके लिए एलेना की जान सबसे जरूरी है। अगर वह इंसान मर भी जाए तो वे कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। इसी बीच रेड ट्री डंजन के अंदर हर जगह एल्फ स्केलेटन्स बिखरे पड़े हैं।
शुरुआत से ही माहौल भारी और खतरनाक है। स्टेच कहता है कि यहाँ खून की गंध साफ महसूस हो रही है और पहले डंजन से भी बदतर है। वह प्लांट्स को देखता है और मोमेंटो से पूछता है कि वह इनके बारे में क्या जानता है। मोमेंटो खुद हैरान है कि वह यहाँ तक पहुँच गया, जबकि पहले डंजन में उसकी पाथ फाइंडिंग भी काम नहीं कर रही थी। स्टेच अपनी सोर्ड से रूट्स पर हमला करता है और गैस सिलेंडर ट्रिगर करता है। एक एक्सप्लोजन होता है और जमीन धंस जाती है। नीचे उतरकर वह अंडरग्राउंड प्लांट्स देखता है और एक भयानक गंध महसूस करता है। एक फूल के अंदर उसे एक एल्फ मिलता है, पूरी तरह सूखा हुआ। मोमेंटो कहता है कि उसमें कोई लाइफ नहीं बची। आसपास की बदबू से स्टेच समझ जाता है कि यहाँ जो भी है वह सब एल्व्स के अवशेष हैं। पीछे से रूट्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें काट देता है। वह उन प्लांट्स को खाना जारी रखने नहीं देता। वह बाकी एल्व्स को भी उन सैक्स से निकालता है और एक को जगाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह एल्फ चीखने लगता है, स्टेच उसे थप्पड़ मारकर चुप कराता है और उसे एस्केप स्क्रोल देता है, ये कहते हुए कि जैसे ही बाकी लोग जागें, यहाँ से निकल जाना। लेकिन वह एल्फ उसका शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि उन्हें एक और को बचाना है, केन द्रानुआर। उसी समय केन होश में आता है, बहुत कमजोर हालत में। तभी दीवार टूटती है और स्टेच एक एल्फ बॉय को उठाए अंदर आता है। बाकी एल्व्स उसे पहचान लेते हैं, वह केन है। स्टेच उन घिनौने प्लांट्स को देखकर चिढ़ता है, लेकिन केन को बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर आने के बाद स्टेच पूछता है कि क्या वह सच में ड्रानुआर है। मोमेंटो पुष्टि करता है कि हाँ, लेकिन उसे शक है कि इतना कमजोर एल्फ इस इंपॉर्टेंट व्यक्ति को संभाल पाएगा या नहीं। स्टेच कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि इस डंजन का मालिक दीवार के पीछे है और वह उसका इंतजार कर रहा है। केन अब सुरक्षित है। स्टेच बिना रुके आगे बढ़ता है, जैसे वह हमेशा करता है, जो भी सामने आए तोड़ता हुआ। और फिर वह उसे देखता है, एक विशाल, भयानक और अजीब क्रीचर, ऐसा मॉन्स्टर जिसे देखकर उसे भी यकीन नहीं होता कि इतनी घिनौनी चीज सच में मौजूद हो सकती है। पेड़ ने अपनी शाखाएं उसकी ओर बढ़ानी शुरू कर दी जब स्टेच ने डंजन गार्डियन के बारे में पूछा। मोमेंटो बताता है कि ये वर्ल्ड ट्री का एक सब स्पीसीज है, शायद उसी प्रजाति का जिससे डंजन के ऊपर वाला पेड़ बना है। इसमें इतना ज्यादा माना भर चुका था कि अब ये पहचानना भी मुश्किल था कि ये पहले क्या था, और अब ये सिर्फ एक अबॉमिनेशन बन चुका था। स्टेच देखता है कि पेड़ अपनी वाइन्स को मोड़कर खुद को बचा रहा है, जिससे साफ है कि ये सेमी सेंटिएंट है। वह फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन अचानक खून की दीवार बन जाती है और उसके अटैक को रोक देती है। यह देखकर वह समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर बहुत चालाक है और उसके अटैक्स काम नहीं कर रहे। वह सोचता है कि इलेक्ट्रिक अटैक भी बेकार होगा, क्योंकि यह एक पेड़ है। इतने समय से यह डार्क फॉरेस्ट की फूड चेन के टॉप पर था, इसलिए इसे हराना आसान नहीं होगा। शायद यह पहले भी पावरफुल मेजेस को पकड़कर उनका मना अब्सॉर्ब कर चुका है। स्टेच सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वाइन्स उसे रोक लेती हैं और बुरी तरह घायल कर देती हैं। पैसिव एबिलिटीज के बावजूद वह पकड़ा जाता है। वह हीलिंग पोशन पीता है ताकि मना बचा सके और वायल को पेड़ की तरफ फेंक कर उसे घमंड न करने की चेतावनी देता है। तभी वह चौंक जाता है। पेड़ हंस रहा था, एक ऐसा मॉन्स्टर जो डंजन गार्डियन की बेसिक इंस्टिंक्ट को इग्नोर कर रहा था। स्टेच समझ जाता है कि यह क्रीचर सामान्य लिमिट से बाहर जा चुका है। यहाँ कोई और मॉन्स्टर्स नहीं है, सिर्फ कार्निवोरस प्लांट्स हैं। ये फ्यूचर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहा है, यानी इसमें ईगो है। जितना वह इसे देखता है उतना ही यह और घिनौना लगता है। विंड मैजिक से वह खुद को छुड़ाता है और गुस्से में उसे चैलेंज करता है कि वह फिर हमला करे। मॉन्स्टर गुस्से में अटैक करता है, लेकिन स्टेच डांसर की तरह हर बार डॉज करता है। कई बार बचने के बाद वह नोटिस करता है कि पेड़ अपनी वाइन्स को पतला और तेज बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे एक आइडिया आता है, वही जो वह आर्मर्ड बेयर पर इस्तेमाल नहीं कर पाया था। वह फायरबॉल और एयर ब्लास्ट को कंबाइन करता है और एक फ्लेम स्टॉर्म बना देता है। पेड़ बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हिट हो जाता है। हीट इतनी ज्यादा होती है कि स्टेच पसीने से भर जाता है। मोमेंटो उसे कहता है कि मौका है, जितना हो सके अटैक करे। स्टेच आगे बढ़ता है और पीछे से आने वाली वाइन्स पर इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। मोमेंटो को लगता है कि उसका पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट है और शायद उसके पास कोई प्लान है। स्टेच उसे कहता है कि ध्यान से देखे। पेड़ का शरीर मजबूत वाइन्स से बना है, लेकिन एक हिस्सा अलग दिखता है, जैसे कोर। वह सीधे उसके पास जाता है और पंच मारता है। उसका हाथ पेड़ के अंदर तक घुस जाता है। वह कर्स ऑरा एक्टिवेट करता है, लेकिन जानता है कि यह काफी नहीं है। मोमेंटो उसे आगे बढ़ने को कहता है। उसे जेराल्ड याद आता है और उसका बिट्रेयल। वह कर्स डिवाउरिंग एक्टिवेट करता है और उन कर्स्ड आइटम्स को अब्सॉर्ब करता है जो उसने पहले लिए थे। इसके साथ वह अपनी फायरबॉल को इवॉल्व करता है।
अब वह डार्कनेस इन्फर्नो बन जाती है। यह साधारण आग नहीं थी, बल्कि ऐसी ज्वाला जो हर चीज को जला सकती थी। इसी समय डंजन के बाहर एल्डर्स और एलिना स्थिति देखने पहुंचते हैं। उन्हें नहीं पता कि स्टेच जिंदा है या नहीं। अंदर से कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। एल्डर कहती है कि अब वह खुद डंजन में जाएगी। कैप्टन नाजिर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक कुछ एल्व्स दिखाई देते हैं और नाजिर अपने लोगों को अटैक रोकने का आदेश देता है। जेस्टर पहचान जाता है कि ये मिसिंग एल्व्स हैं और उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। एल्डर्स और एलेना दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके बीच केन द्रानवर जिंदा खड़ा होता है। एलेना उसे देखकर तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। सब सोचने लगे कि क्या यह सब उस इंसान की वजह से हुआ है। तभी केन ने अपनी आंखें खोलीं और बाकी एल्व्स खुशी से रो पड़े। वह सच में जिंदा था। तुरंत कैप्टन नाजिर से कहा गया कि डंजन में रीइंफोर्समेंट्स भेजे जाएं क्योंकि एक अजीब इंसान अकेले अंदर गया और उन्हें बचा लाया। उन्होंने उसका एस्केप स्क्रोल भी देखा था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी यह मानना मुश्किल था कि कोई इंसान जिंदा बाहर आ सकता है। तभी डंजन से तेज हवा और धूल का गुब्बार निकलता है। सब चौंक जाते हैं। एल्डर बेलानोरा तुरंत आदेश देती है कि सब अंदर जाकर उस इंसान की मदद करें। जेस्टर और रनाता तैयार होते ही हैं, लेकिन तभी अचानक स्टेच स्क्रोल से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है और उसी पल डंजन ढह जाता है। स्टेच अपने हाथ से बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है, सामने पूरा क्राउड खड़ा होता है। सभी एल्व्स उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि रेड ट्री खत्म हो चुका है और इस इंसान ने उन्हें बचा लिया है। जो पहले एनिमी था वही अब हीरो बन गया था। उधर जेरल्ड सोल्जर्स का इंतजार किए बिना ही निकलना चाहता है। वह बॉलस्टॉक को रुकने और कुछ काम संभालने को कहता है। उसे एक लेटर देता है जिसमें गलिया किंगडम में एक नए डंजन की जानकारी होती है। वह चाहता है कि बॉलस्टॉक एलीट गार्ड्स लेकर वहां जाए और आर्टिफैक्ट हासिल करे, लेकिन वह टेरिटरी दूसरे किंगडम की है, इसलिए पकड़े जाने पर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बॉलस्टॉक समझ जाता है और जेरल्ड नॉर्थ बॉर्डर की ओर निकल जाता है, जहां बाद में मिलने की योजना बनती है। इधर स्टेच और एलिना फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे होते हैं। स्टेच कैजुअली कहता है कि वह रेसिस्ट नहीं है, लेकिन क्या उसके साथ विलेज जाना सेफ है जब उसके पास पॉइंटी ईयर्स हैं। एलिना कहती है कि चिंता की बात नहीं है, उसके मार्क्स उसे नॉर्मल ह्यूमन जैसा दिखाते हैं, बस जो लोग उसे पहचानते हैं उन पर यह काम नहीं करेगा। स्टेच को ये इंटरेस्टिंग लगता है और उसे केन की बात याद आती है कि कुछ एल्व्स माना फ्लो देख सकते हैं और जहां माना बहुत ज्यादा जमा होता है वहीं डंजन बनता है। स्टेच तुरंत समझ जाता है कि एक नया डंजन बना है। मोमेंटो खुश हो जाता है क्योंकि वहां कोई इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन जल्दी करना होगा वरना कोई और पहले पहुंच सकता है। एलिना कहती है कि वह उसके साथ जाएगी। स्टेच को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मोमेंटो कहता है कि वह यूजफुल है। वह एक फॉर्मर स्ट्राइडर है, तेज है, स्किल्ड आर्चर है और डंजन्स डिटेक्ट कर सकती है। स्टेच मान जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक विलेज दिखाई देता है। स्टेच उसे कहता है कि वह हमेशा उसके पीछे रहे। मोमेंटो पूछता है कि वह इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, क्या उसे याद नहीं कि उस पर बाउंटी है। स्टेच कहता है कि कोई पहचान नहीं पाएगा क्योंकि वह अलग कपड़ों में है। मोमेंटो को समझ नहीं आता कि वह जीनियस है या इडियट। गेट पर गार्ड उनका नाम पूछता है और वांटेड लिस्ट देख रहा होता है। स्टेच बिना सोचे जवाब देता है, रायन गॉसलिंग। एलिना भी समझ जाती है और कहती है, सेलिना गोमेज। गार्ड उन्हें शक भरी नजर से देखता है, लेकिन आखिरकार उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देता है। अंदर आने के बाद स्टेच उसकी चतुराई की तारीफ करता है, लेकिन एलिना पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। मोमेंटो बीच में बोलता है कि उसने उसे यह बताया ही नहीं कि वह वांटेड है। वह एलिना से कहता है कि पहले होटल में चलो, वहीं सब एक्सप्लेन करेगा। अंदर बार बहुत नॉइजी था, लोग जोर जोर से बात कर रहे थे और फॉरेस्ट की शांति के बाद यह जगह और भी ज्यादा खराब लग रही थी। स्टेच उसे ड्रिंक ट्राई करने को देता है, लेकिन एलिना एक SIP लेते ही तुरंत थूक देती है क्योंकि उसका टेस्ट कड़वा और गंदे पानी जैसा था। मोमेंटो भी अग्री करता है और समझ नहीं पाता कि इंसान इसे क्यों पीते हैं। स्टेच साई करता है और फाइनली उसे पूरी सिचुएशन बताता है। खाना खाते हुए सब एक्सप्लेन करता है। एलिना हैरान रह जाती है कि इतना सब होने के बाद उसे रिवॉर्ड भी मिला। स्टेच उसे चॉइस देता है, अगर वह साथ नहीं देना चाहती तो वापस फॉरेस्ट जा सकती है, लेकिन एलिना उसके रिवेंज को गलत नहीं मानती। उसे याद आता है कि उसने खुद कहा था कि जो अन्याय हुआ है उसका जवाब देना चाहिए। वह मानती है कि अगर वह उसे रोकेगी तो खुद हिपोक्रेट होगी, और वैसे भी उसने एल्व्स को बचाया था, इसलिए वह कहती है कि ड्रेन वॉर के नाम पर वह उसका साथ देगी। स्टेच को थोड़ा अजीब लगता है कि एलिना के पेरेंट्स ने बिना पूरी बात जाने उसे जाने दिया, लेकिन एलिना कहती है कि किंग से रिवेंज लेना आसान नहीं होगा, फिर भी शायद स्टेच कर सकता है। तभी वह उसकी रिंग के बारे में पूछती है, लेकिन स्टेच उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि पास बैठे लोग किंग के सोल्जर्स की बात कर रहे थे। हर रोड पर पेट्रोल बढ़ चुका था क्योंकि रॉबरी बढ़ गई थी। एलेना तुरंत समझ जाती है कि यह प्रॉब्लम है, सोल्जर्स हर जगह होंगे और फॉरेस्ट में क्या छुपा है उन्हें पता नहीं। वह पूछती है कि अब प्लान क्या है।
कुछ समय बाद सोल्जर्स ट्रैवलर्स को ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ताकि ट्रेड राउट सेफ रहे। अमीर मर्चेंट्स मर्सिनरीज हायर करते हैं और गरीब मर्चेंट्स उनके साथ जुड़ जाते हैं। स्टेच को इसमें मौका दिखता है। वह एक मर्चेंट से पूछता है लेकिन वह मना कर देता है और उसे फारक्वाड फिल्च के पास भेजता है। स्टेच उसे देखते ही समझ जाता है कि यह आदमी एरोगेंट है। वह फारक्वाड से बात करता है लेकिन वह गुस्से में मना कर देता है कि वह सिर्फ अपने लोगों को ले जाएगा। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि लोग उसे देख रहे हैं तो वह अपना टोन बदलता है और पूछता है कि क्या वे एडवेंचरस हैं। जब स्टेच हाँ कहता है तो वह उन्हें साथ ले लेता है, जो स्टेच के लिए उम्मीद से ज्यादा आसान था। रास्ते में स्टेच उससे बात करता है और बताता है कि वह डंजन एक्सप्लोरर है। मर्चेंट हैरान होता है और बताता है कि वह भी बनना चाहता था लेकिन एक गॉब्लिन के तीर ने उसकी टांग खराब कर दी। एलेना पूरे समय अलर्ट रहती है, सराउंडिंग्स को स्कैन करती रहती है। रात को वह कहती है कि अभी तक सब नॉर्मल है और उम्मीद है ऐसा ही रहेगा। लेकिन अचानक एक आदमी गिर जाता है और सब घबरा जाते हैं। माना पार्टिकल्स फैल चुके थे और लोग बेहोश होने लगते हैं। स्टेच भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता और खुद भी गिर जाता है। एलेना तुरंत भागती है ताकि वह खुद अफेक्ट न हो और बुशेस में छुपकर देखती है कि कुछ लोग मर्चेंट्स के आसपास घूम रहे हैं। शायद यही रॉबर्स हैं। वे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इतने मर्सिनरीज क्यों हैं, लेकिन उनका मेन टारगेट फारक्वाड फिल्च है और बाकी को छूना नहीं है। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई अभी भी हिल रहा है। स्टेच सभी थीव्स एक साथ उस पर हमला करते हैं ताकि उसे गिरा सकें, लेकिन स्टेच गुस्से में आ जाता है कि उन्होंने ग्रुप में मैजिक का इस्तेमाल किया। वह तुरंत काउंटर करता है और अपने टाइजूत्सु से 2 थीव्स को गिरा देता है। बाकी थीव्स डर जाते हैं क्योंकि वह उस स्पेल को रेजिस्ट कर रहा था। इसका कारण साफ था, स्टेच को एक पैसिव स्किल मिल चुका था, मैजिक रेजिस्टेंस लेवल 1, जो नेगेटिव इफेक्ट्स को 20% तक कम कर देता था। मोमेंटो समझाता है कि यह सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि उनकी कनेक्शन भी मजबूत हो रही है, जिससे वह एक सुपीरियर ह्यूमन बन रहा है। स्टेच को यह बात पसंद नहीं आती लेकिन मोमेंटो को आती है। उधर थीव्स घबरा जाते हैं और अपने बॉस को बुलाते हैं। वह खुद हैरान था, कोई उसके स्पेल को रेजिस्ट कर सकता है? उसे तो यह संभव ही नहीं लगता था। वह अपने साथी शेल से पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन शेल भी कंफ्यूज था। उसकी मैजिक में कोई कमी नहीं थी, प्रॉब्लम सामने वाले में थी। बॉस गुस्से में स्टेच से पूछता है, तू है कौन? स्पेल क्यों काम नहीं कर रहा? क्या तू मर्सिनरी है? स्टेच साफ कहता है वह मर्सिनरी नहीं है, लेकिन रॉबरी देखकर चुप नहीं रह सकता। बस इतना सुनना था और बॉस ने फैसला कर लिया। एक पल में वह गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड स्टेच के पीछे आकर उसके चेहरे पर किक मारता है। स्टेच हिट हो जाता है और शॉक में पड़ जाता है। यह हुआ कैसे? वह कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन जवाब में उसे एक और किक मिलता है, इस बार सीधा नोज पर। हालत ऐसी हो जाती है कि शायद वह बेहोश हो जाए, चाहे उसने स्लीप स्पेल रेजिस्ट किया हो। बॉस शेल से ताना मारता है, तेरी मैजिक कमजोर हो गई क्या? ये आदमी तो वीक लग रहा है, फिर भी रेजिस्ट कर गया। शेल पलटकर कहता है, तो खुद कास्ट करके देख लो। तभी बॉस एक अजीब फैसला लेता है। वह कहता है कि इस आदमी को मारने के बजाय साथ ले चलो। बाकी थीव्स को यह पसंद नहीं आता लेकिन वह इंसिस्ट करता है। उधर पेड़ों के ऊपर एलेना सब देख रही थी। उसने साफ देखा था, वह आदमी सच में गायब हुआ था कुछ पल के लिए। इसका मतलब वह कोई नॉर्मल थीफ नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वे स्टेच को क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन उसके पास उन्हें फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ते में मोमेंटो अपने पार्टनर पर गुस्सा करता है, तू बार बार बेहोश हो रहा है, इंसानों के सामने गार्ड क्यों गिरा देता है? स्टेच पूछता है, जो गायब हो जाता है उससे कैसे लड़ूं? मोमेंटो उसे कहता है, ऐसे केसेस में उसे उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। वह यह भी ताना मारता है, मिस्टर फ्लोटिंग स्कल कुछ क्यों नहीं कर रहा? तभी बातचीत रुक जाती है क्योंकि सामने वह थीफ एक मग में गर्म ड्रिंक रख देता है, पीस साइन के तौर पर। स्टेच इरिटेट होकर पूछता है, अभी गार्ड क्यों गिरा रहा है? वह आदमी माफी मांगता है और अपना नाम बताता है, गैरेट। वह चाहता है कि स्टेच उसका साथी बने। वह खुद को एक पेट्रियट बताता है, एक ऑनरेबल बैंडिट जो अमीरों को लूट कर गरीबों को देता है। स्टेच अंदर ही अंदर हंसता है, इस किंगडम में पेट्रियट? वह खुद को ब्रायन कहकर इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है, तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं बैंडिट्स के साथ क्यों जुड़ूं? गैरेट थोड़ा शॉक्ड होता है लेकिन फिर इंसिस्ट करता है, वे ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन स्टेच के लिए बैंडिट बैंडिट ही होता है। गैरेट अपने लोगों को याद दिलाता है, बर्नर्ड पहले बेगर था, आज वैल्यूएबल मेंबर है। शेल पहले कुछ नहीं था, अब पावरफुल विजर्ड है। वह गर्व से कहता है, मैंने इन्हें बदला है, मैं डायमंड्स पहचानता हूँ। तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ कुछ उसके कान के पास से निकलता है और हल्की सी चोट लगती है। अगले ही पल सभी टॉर्चेस बुझ जाती हैं। सब पैनिक में चिल्लाते हैं, एम्बुश। लेकिन जंगल में बिना आवाज के कौन छुप सकता है? स्टेच के लिए जवाब साफ था, सेलिना गोमेज। कैओस के बीच उसे मौका मिल जाता है, वह भागता है। पेड़ों के बीच से एलिना फुसफुसाती है, इधर आओ ब्रायन गॉसलिंग। दोनों साथ भागते हैं। स्टेच पूछता है, कितनों को मारा? एलिना कहती है, किसी को नहीं, बस अनकॉन्शियस। लेकिन भागते भागते अचानक उनके सामने कोई खड़ा हो जाता है। थका हुआ दिख रहा था लेकिन फिर भी रास्ता रोकने के लिए काफी था, गैरेट। वह कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर साथ नहीं आओगे तो अंजाम जानते हो।
स्टेच इरिटेट होकर कहता है, काफी टॉलरेट कर लिया, अब हट जाओ। गैरेट सीधा उनकी ओर दौड़ता है, लेकिन अटैक करने से पहले ही स्टेच और एलेना काउंटर करते हैं और उनका वार हवा में चला जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं, समझ नहीं आता कि वह गायब कैसे हो गया। तभी मोमेंटो चेतावनी देता है, उसका टारगेट तुम्हारा पेट है। स्टेच तुरंत रिएक्ट करता है, अटैक ब्लॉक करता है और पीछे हट जाता है। गैरेट हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, कुछ दिख रहा है? मोमेंटो समझाता है कि उसके कंधे पर मौजूद आर्टिफैक्ट उसे फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों रेल्म्स में चलने की क्षमता देता है, इसलिए वह गोस्ट जैसा हो गया है। इंसानी आंखों से इनविजिबल, लेकिन सुपीरियर परसेप्शन से छुप नहीं सकता। तभी शेल भी वहां पहुंच जाता है। गैरेट बार बार हमला करता है, लेकिन स्टेच हर बार बच जाता है और उसे पंचेस से जवाब देता है। उसके चेहरे से साफ था कि दर्द असली था। स्टेच चिल्लाता है, सेलिना अभी! एलेना तुरंत डैगर्स फेंकती है और लगभग उसे हिट कर देती है। शेल हैरान रह जाता है, कोई इंसान उसके बॉस की मूवमेंट्स को कैसे पढ़ सकता है? स्टेच फाइट के दौरान और बेहतर हो रहा था। उसके पंचेस इतने सटीक थे कि वह रॉब और हुड के दांत तोड़ने ही वाला था। गैरेट अपनी गोस्ट एबिलिटी के बावजूद स्ट्रगल कर रहा था। शेल समझ जाता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो उनका बॉस हार सकता है, इसलिए वह स्टेच पर मैजिक कास्ट करता है, लेकिन एलेना तुरंत स्टोन फेंककर उसे इंटरप्ट कर देती है। सेलिना सिर्फ नाम ही नहीं थी, उसका एम भी डेडली था। बाकी थीव्स उसे पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन वह विंड मैजिक यूज करके सबको पीछे धकेल देती है। सिचुएशन और बिगड़ जाती है जब अचानक फारक्वाड फिल्च अपने लोगों के साथ पहुंचता है और आदेश देता है, सब पर हमला करो। स्टेच पहले खुश होता है कि हेल्प आ गई, लेकिन तुरंत समझ जाता है ये तो सबको मार रहे हैं। वह हाथ उठाकर शांति दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं समझता कि कौन किसका साथी है। मजबूर होकर वह अपनी सोर्ड निकालता है और मर्सनरीज से भी लड़ना शुरू कर देता है। उधर शेल होश में आता है और पूछता है, क्या हुआ? गैरेट बताता है, सुबह जिनको लूटा था उन्होंने उनकी लोकेशन रिवील कर दी और रीइंफोर्समेंट्स भी ले आए। उनमें से एक जायंट ब्रूट था जिस पर वेपन्स का कोई असर नहीं था। शेल कोशिश करता है ड्रैग मैजिक से उसकी स्पीड कम करने की, लेकिन वह फेल हो जाता है क्योंकि वे आदमी मैजिक रेजिस्टेंस क्लोक पहने था। गैरेट समझ जाता है कि सिचुएशन गंभीर है। वह वैनिश होकर सीधे उस जायंट के कंधे पर प्रकट होता है और उसके सिर पर वार करता है, लेकिन हेलमेट उसे बचा लेता है। वह फिर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जायंट उसे एक अजीब एंगल से मारता है, जैसे उसका शरीर रबर का बना हो। गैरेट जमीन पर जा गिरता है और अगला वार उसकी जान ले सकता था, लेकिन तभी स्टेच फायर मैजिक कास्ट करता है। आग की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि गैरेट के बाल खड़े हो जाते हैं। मैजिक क्लोक होने के बावजूद जायंट उस हीट को इग्नोर नहीं कर पाता। मोमेंटो मजाक उड़ाता है, इतना सस्ता मैजिक आइटम मेरे स्पेल्स को रोकेगा? स्टेच मानता है, उसका पार्टनर इस फाइट को एंजॉय कर रहा है। जायंट गुस्से में स्टेच पर टूट पड़ता है, लेकिन उसके स्लो अटैक स्टेच के लिए कोई थ्रेट नहीं थे। उसे याद आता है वॉलीबार इससे कहीं ज्यादा डेंजरस था। ये जायंट तो खुली किताब है। वह आसानी से डॉज करता है, पीछे जाकर उसे किक मारता है और उसी समय एलेना पेड़ों से कूद कर आती है और जायंट पर चोक होल्ड लगा देती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह उसे जमीन में गाड़ देती है, एक ही मूव में खत्म। गैरेट उठकर मुस्कुराता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और कहता है, ब्रायन तुम हार्ड टू गेट खेल रहे हो, हमारी ऑनरेबल थीव्स की टीम ज्वाइन करो। स्टेच खुद को रोकता है, वह उसका सिर अभी यहीं कुचल सकता था, लेकिन गैरेट आगे कहता है उसे भी वेनेत्सिया रॉयल फैमिली पसंद नहीं है और वह उन्हें गिराने में मदद करेगा। स्टेच ने अपनी सबसे खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल किया, एक ऐसा बिजली का प्रहार जिसने बैटलफील्ड पर मौजूद हर सैनिक को ऐसा महसूस कराया जैसे उन पर सीधे लाइटनिंग गिर गई हो। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ऐसा डरावना अटैक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मर्सनरीज की हिम्मत टूट गई और उन्होंने लड़ना छोड़ दिया। कुछ ही देर में सब डिफीटेड थे। उन्हें बांधने के बाद फारक्वाड गुस्से में स्टेच को कोसता है, कहता है कि वह हमेशा इन थीव्स के साथ रहता है और ऐसे कॉमनर्स के साथ रहना ही गलत है। स्टेच ठंडे स्वर में जवाब देता है कि इस स्थिति में वही उसे लाया था जब उसने हमला करने का आदेश दिया था। गैरेट बीच में आता है और पूछता है कि फारक्वाड ने उसका कैंप कैसे ढूंढा। मर्चेंट जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन इतना काफी था कि गैरेट को शक हो जाए, शायद स्टोलन आइटम्स में कोई ट्रैकिंग मेडालियन था। शेल तुरंत उसे सुला देता है और कहता है, इसलिए मर्चेंडाइज मुझे संभालने देना चाहिए। जब बिना सोचे सब उठा लेते हो तो यही होता है। इंटेरोगेशन के बाद गैरेट पानी की बोतल देकर स्टेच से पूछता है, क्या उसे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या उसका रॉयल फैमिली से कोई कनेक्शन है? स्टेच कहता है, गलत नहीं हो। फिर वह गैरेट से पूछता है, उसका असली मकसद क्या है? कोई स्कैम तो नहीं? गैरेट साफ कहता है, रॉयल फैमिली लंबे समय से करप्ट है। वे नेबरिंग किंगडम्स का डर दिखाकर सिटीजन्स और एलाइज से पैसा लूटते हैं, इसलिए वह यह सब करता है। वह अपने देश को इस हालत में नहीं देख सकता। फारक्वाड जैसे लोग सिस्टम का फायदा उठाते हैं,
टैक्स बचाने के लिए फंड्स इधर उधर करते हैं। गैरेट दोहराता है, वह हर किसी को नहीं लूटता। स्टेच धीरे से कहता है, उसके गोल्स भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन गैरेट के तरीके बहुत स्लो हैं। अब जब सब क्लियर हो गया, ब्रायन गॉसलिंग कैजुअली पूछता है, अब मैं जा सकता हूँ या फिर रिक्रूटमेंट चालू रहेगा? गैरेट समझ जाता है वह उनकी प्लान्स रिवील नहीं करेगा, इसलिए उसे जाने दिया जाता है। वह अपने लोगों को आदेश देता है, 1 घंटे में निकलेंगे। ये गुड बाय था, लेकिन गैरेट उम्मीद करता है फिर मिलेंगे। स्टेच मुस्कुराता है, उसे थीव्स के साथ जुड़ना पसंद नहीं, लेकिन अगर फेट ने चाहा तो रास्ते फिर मिलेंगे। उनसे अलग होने के बाद स्टेच और एलेना कुछ दूर चलते हैं और एक नया डंजन मिल जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है एलेना सच में डंजन्स डिटेक्ट कर सकती है। ये डंजन नया लगता है, क्लीन और स्ट्रक्चर्ड। अंदर जाते ही स्टेच फायर एबिलिटी से रास्ता रोशन करता है। एलेना नोटिस करती है आगे कोई मॉन्स्टर छिपा है। स्टेच उससे पूछता है क्या उसने गॉब्लिन से पहले फाइट किया है। वह कहती है फॉरेस्ट में कुछ बार देखा है। स्टेच बताता है डंजन गॉब्लिन्स अलग होते हैं, चालाक और डेंजरस। वह उसे ट्रैप्स दिखाता है जो गॉब्लिन्स ने लगाए थे और उन्हें डिसार्म करता है। फिर कहता है जब प्रे ट्रैप में नहीं फंसता तो वे खुद अटैक करते हैं, और सबसे जरूरी ये आग में जल्दी जलते हैं। वह फायर मैजिक से उन्हें जला देता है। पूरा गॉब्लिन ग्रुप बारबेक्यू बन जाता है और फिर उनका माना अब्सॉर्ब कर लेता है। एलेना एक पल के लिए उन छोटे क्रीचर्स के लिए बुरा महसूस करती है, लेकिन फिर सोचती है शायद असली मॉन्स्टर तो वही इंसान है जो निंजा की तरह लड़ता है और गंडल्फ की तरह मैजिक करता है। इसी डंजन में एक और ग्रुप भी एक्सप्लोर कर रहा था, बॉलटॉक स्पेशल फोर्सेस। मिली नाम की लड़की एक पेंडेंट की मदद से रास्ता दिखा रही थी। अचानक वह रुकती है, कुछ गलत है। एक ट्रैप पहले ही डिसार्म किया जा चुका था। ये किसी इंटेलिजेंट मॉन्स्टर का काम हो सकता है या फिर किसी इंसान का। रेमन नोटिस करता है अब तक कोई मॉन्स्टर नहीं मिला जो असामान्य है। एमेरिक भी समझ जाता है यहाँ कोई और है। आगे जाकर उन्हें प्रूफ मिल जाता है, जली हुई गॉब्लिन्स का ढेर। मिली समझ जाती है ये किसी फायर मॉन्स्टर का काम नहीं, ये एक एक्सप्लोरर है। उधर स्टेच और एलेना आसानी से आगे बढ़ते हुए डंजन बॉस तक पहुंच जाते हैं। दरवाजा खोलते ही सामने एक विशाल क्रीचर खड़ा था, 10 आंखों वाला, जिसमें एक छिपी हुई थी। स्टेच थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है। फिर से जायंट मॉन्स्टर। क्रीचर तुरंत हमला करता है, लेकिन स्टेच अपनी एजिलिटी से बच जाता है और अपनी आर्क एबिलिटी से उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ा देता है। इस लड़ाई की आवाज पूरे डंजन में गूंजने लगी। बिजली की कड़क, मॉन्स्टर की दहाड़, इतना कि बॉलटॉक ग्रुप भी इसे साफ सुन सकता था। जैसे जैसे वे आवाज के सोर्स की तरफ बढ़ते हैं, उनके सामने एक भयानक नजारा आता है। एक विशाल डरावना मॉन्स्टर और उसके सामने खड़ा उससे भी ज्यादा खतरनाक इंसान। मिली कुछ पल के लिए ठिठक जाती है, अब क्या करना चाहिए। उधर बॉस अरीना में एलेना अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए स्टेल्थ में मॉन्स्टर की आंखों पर एरोज बरसा रही थी, जबकि स्टेच लगातार उसे बिजली से चार्ज कर रहा था। लेकिन मजाक में कहें तो जैसे आईफोन कभी फुल नहीं होता, वैसे ही यह मॉन्स्टर भी गिरने का नाम नहीं ले रहा था। मिली तुरंत आदेश देती है, रेमन तैयार हो जाओ। रेमन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन लीडर की खामोशी ही जवाब थी। ये सीरियस था। वह एक डेडली एरो तैयार करता है, प्रिसीजन मैजिक से एनहांस करके। टारगेट था डंजन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, स्टेच। यह ऐसा शॉट था जिसे डॉज करना नामुमकिन था, लेकिन अगले ही पल शॉक। स्टेच बिना उनकी तरफ देखे ही अटैक से बच जाता है। रेमोन का दिल डूब जाता है, क्योंकि अब स्टेच सीधा उसे देख रहा था। कुछ सेकंड के लिए एमरिक बीच में आकर उसे बचा लेता है, वरना वह गॉब्लिन्स की तरह बारबेक्यू बन चुका होता। स्टेच इरिटेट होकर पूछता है, इतना भी नहीं बोलोगे कि गलती से अटैक कर दिया? मैं साफ किलिंग इंटेंट महसूस कर सकता हूँ। रेमन जम जाता है, ये आदमी अभी फायरबॉल यूज कर चुका है, गॉब्लिन्स को अकेले खत्म कर चुका है, ये डेंजरस है। लेकिन जवाब देने के बजाय साइलेंस। अगले ही पल बिजली की गूंज फिर कॉरिडोर में फैल जाती है। एमरिक फिर से आगे आता है, शील्ड उठाकर अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन इस बार भी वह इम्पैक्ट झेल नहीं पाता। मोमेंटो वार्न करता है, उसका शील्ड मैजिक रीडायरेक्ट करता है। एमरिक का शरीर सुन्न पड़ जाता है और वह बस सोच सकता है यह मेज नॉर्मल नहीं है। उधर मॉन्स्टर भी दर्द में तड़प रहा था, जैसे कांटों से भरा पॉर्क्यूपाइन हो। एलेना पूछती है, ये लोग कौन हैं? स्टेच जवाब देता है, नहीं पता, बस इतना पता है कि ये हमारे साइड नहीं है। एलेना सजेस्ट करती है, पहले इन्हें खत्म करते हैं। स्टेच उसे थैंक्स कहता है और दोनों को एक किक से दूर फेंक देता है, लेकिन अंदर से कुछ उसे रोकता है। वह दूसरे इंसानों को मारना नहीं चाहता। एलेना के लिए यह कोई इश्यू नहीं था। वह फेटल एरोज चलाती है, तभी मिली बीच में आ जाती है और सारे एरोज ब्लॉक कर देती है। रेड हेयर्ड मिली अपनी विप सोर्ड निकालती है और डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर स्टेच को जकड़ लेती है। उसी मोमेंट एमरिक ट्रेन की तरह आकर उसे
हिट करता है। रेमन मौका देखकर फेटल एरो छोड़ता है, लेकिन स्टेच गुस्से में चेन तोड़ देता है। मिली की सोर्ड डिस्ट्रॉय कर देता है और एरो को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। रेमन फिर फेल हो जाता है और एलिना के एरो से मुश्किल से बचता है। अब साफ था, सिचुएशन उनके खिलाफ जा रही थी। स्टेच फिर पूछता है, कौन हो तुम लोग, क्यों अटैक कर रहे हो? लेकिन फिर वही साइलेंस। मोमेंटो कहता है, ये लोग ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, टारगेट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं देते। स्टेच सोचता है, क्या किसी ने इन्हें उसे मारने भेजा है? शायद ये लोग भी इस डंजन के ट्रेजर के पीछे हैं। मिली तुरंत कमांड देती है, रेमन, एमरिक, उस आदमी को संभालो, मैं लड़की को देखती हूँ। अब हालत और खराब हो जाती है। बॉस मॉन्स्टर पीछे आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ 3 स्किल्ड फाइटर्स और दूसरी तरफ डंजन बॉस। मिली पूरी ताकत से एलिना पर हमला करती है और एलिना अपने वुडन बो से डिफेंस करती है। उसी समय बॉस अपना मुंह खोलकर फायर चार्ज करता है और सीधा एलिना पर हमला करता है। स्टेच दूसरी तरफ दोनों पुरुषों से लड़ रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार एलिना पर जा रही थी। उसकी सेफ्टी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। एमरिक सिर्फ टैंक नहीं था, उसके पास ऑफेंसिव मूव्स भी थे, जिससे स्टेच को पीछे हटना पड़ा। स्टेच विंड बुलेट यूज करता है और शील्ड पर हिट करता है, लेकिन एमरिक की डिफेंस टूटती नहीं। रेमन लगातार प्रिसीजन अटैक्स कर रहा था, लेकिन वह स्टेच को इफेक्टिवली हिट नहीं कर पा रहा था। और अजीब बात, 2 लोग मिलकर भी उस एक मेज को कॉर्नर नहीं कर पा रहे थे। उनके सामने खड़ा इंसान डंजन फाइट्स का आदी था, हर मूव कैलकुलेटेड, हर रिएक्शन इंस्टिंक्ट से तेज। दूसरी तरफ एलिना भी कम नहीं थी, वह मिली के हर अटैक को बराबरी से रोक रही थी, जैसे दोनों एक ही लेवल की फाइटर्स हों। तभी जायंट बॉस मिली के पीछे से आगे बढ़ता है और उसी मोमेंट का फायदा उठाकर एलिना स्टेल्थ में उसके पीछे पहुंच जाती है। वह किक मारती है, लेकिन मिली उसे ब्लॉक कर देती है। एलिना ठंडे अंदाज में कहती है, मैं सिर्फ डिस्टेंस से नहीं लड़ती, क्लोज कॉम्बैट भी आता है। दोनों के बीच पंचेस की बारिश शुरू हो जाती है, हर वार मिरर जैसा, बराबरी का टकराव। फाइट सिर्फ फिस्ट्स तक नहीं रहती, दोनों अपने वेपन्स और टेक्निक्स का पूरा इस्तेमाल करती हैं। मिली अचानक बॉस के ऊपर चढ़ जाती है ताकि बैटलफील्ड का पूरा व्यू मिल सके। एलिना इरिटेट हो जाती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता अब स्टेच था। वह उसके एलाइज को हराते हुए एक बड़ा स्पेल तैयार कर रहा था। मिली चिल्लाती है, एमरिक, उसे रोको, लेकिन स्टेच पहले ही सिचुएशन पड़ चुका था। वह एक साथ 2 स्पेल्स एक्टिवेट करता है, एयर एक्सप्लोजन और क्रॉस विंड, पूरे बैटलफील्ड को हिला देता है। वह एलिना को शाउट करता है, अब दोनों को खत्म करो। रेमन मुश्किल से बचता है, उसकी आंखें लगभग ब्लाइंड हो जाती हैं, बस हल्की चोट के साथ बच निकलता है, लेकिन मिली उस अटैक से हिट हो जाती है। एमरिक तुरंत रिएक्ट करता है, स्टेच की मैजिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके मिली के शरीर में रिडायरेक्ट करता है। स्टेच अब इन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं था, वह सीधे बॉस पर फोकस करता है। वह मल्टी आइड क्रीचर पर कूदता है और अपनी एक्सप्लोडिंग सोर्ड का इस्तेमाल करता है। कुछ ही सेकंड्स में मॉन्स्टर का सिर टुकड़ों में बिखर जाता है और स्टेच उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ 2 साइड्स बचती हैं, स्टेच और एलेना, और सामने 3 घायल एडवेंचरर्स। स्टेच एलेना से कहता है, तुम आर्टिफैक्ट ले आओ, मैं इन्हें खत्म करता हूँ। एलेना थोड़ी हेजिटेंट होती है, कहती है कि डंजन कोलैप्स के बाद ये खुद ही मर जाएंगे, लेकिन स्टेच की आवाज डार्क हो जाती है। क्या मैंने बताया था कि मैं कैसे जिंदा बचा था? जेरल्ड की एक गलती से, मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। वह उन्हें खत्म करने ही वाला था कि एमरिक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है, पूरा एरिया धुएं से भर जाता है। वे सब कुछ रिस्क करके आर्टिफैक्ट तक पहले पहुंचना चाहते थे। एमरिक एलेना की तरफ दौड़ता है और रेमोन आखिरी मौका लेकर फेटल एरो छोड़ता है। एक लाल शैडो चमकती है और कोई उस एरो का शिकार हो जाता है, लेकिन रेमन के लिए यह आखिरी गलती थी। एलेना अब उसे बख्शने वाली नहीं थी। धुएं के बीच स्टेच कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन एलेना एक को खत्म करती है और दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ती है। वह मूवमेंट एबिलिटी यूज करके एमरिक को पीछे छोड़ देती है और उसके हाथ पर कुछ एक्सप्लोसिव आइटम्स चिपका देती है। स्टेच आखिरकार स्मोक से बाहर आता है और सीधे आर्टिफैक्ट की तरफ भागता है। उसे पता था, जो भी यह चीज है, उन्हें सबसे पहले इसे हासिल करना होगा। एमरिक स्पीड में उनसे पीछे था, उसका आखिरी प्रयास यही था कि स्टेच को रोके, लेकिन स्टेच अब तंग आ चुका था। अब रोक के दिखाओ। वह फायरबॉल छोड़ता है, सीधा हिट। एमरिक की स्किन हीट से जलने लगती है और अपने आखिरी पलों में वह बस देख पाता है, स्टेच और एलेना आर्टिफैक्ट तक पहुंच चुके हैं। उसका मिशन खत्म और उसकी जिंदगी भी। जैसे ही आर्टिफैक्ट निकाला जाता है, पूरा डंजन कोलैप्स होने लगता है। बाहर निकलते ही दोनों टेलीपोर्ट स्क्रॉल यूज करते हैं और सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। स्टेच गुस्से में था, ये लोग इतने डेस्परेट क्यों थे? अपनी जान तक दे दी इस चीज के लिए। एलेना को याद आता है, रेमन बार बार चिल्ला रहा था कि उन्हें छोड़कर आर्टिफैक्ट ले जाओ, तो आखिर इस ब्रेसलेट में ऐसा क्या खास है? स्टेच चुपके से मोमेंटो से पूछता है। मोमेंटो हंसकर कहता है, तुम बेवकूफ हो, ये नया डंजन है,
इसमें कुछ खास नहीं होगा, इसे मुझे दे दो, मैं डिवावर कर लूंगा। स्टेच को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है मोमेंटो जेलस है। इस बार वह खुद ट्राई करने का फैसला करता है। जैसे ही वह ब्रेसलेट पहनता है, उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन फ्लड हो जाती है, जैसे उसे हमेशा से पता हो कि इसे कैसे यूज करना है। उसका नाम था बैरक, और उसी पल मोमेंटो भड़क उठता है।